म्यूट कर लें प्लीज, जिसने भी अनम्यूट म्यूट कर लें सभी। हाँ थैंक यू। क्यों नहीं दिख रहा है? एक मिनट, शेयर तो है, दिख क्यों नहीं रहा? हाँ तो ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, आपको दिख रही होगी। तो इसमें क्या करना है देखिए कि लॉर्डशिप का क्या फंडा होता है। सपोज मैं आपको समझाता हूँ कि 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी कैंसर लगने की कुंडली हो गई। इसके अंदर जुपिटर आपका 6th एंड 9th लॉर्ड हो गया। 6th लॉर्ड जुपिटर है और 9th लॉर्ड जुपिटर है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर की राशियां हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि ये जुपिटर इस कुंडली के लिए ओवरऑल कैसा होगा। ओवरऑल यदि आपको देखना है तो एज ए 3 6 एंड 11 लॉर्ड मेलिफिक होते हैं। आपके 1 5 9 लॉर्ड बेनिफिक होते हैं। 4 7 10 लॉर्ड, जिन्हें हम केंद्र स्थान बोलते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और 2 12 लॉर्ड सम होते हैं, न्यूट्रल। मगर ये बिल्कुल न्यूट्रल नहीं होते, ये डिपेंड करता है और फर्दर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सीधा सीधा सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड की लॉर्डशिप नहीं बताई जा सकती। 8th लॉर्ड के बारे में नियम है, ये आपकी इसकी सेकंड लॉर्डशिप पर डिपेंड करती है। सेकंड लॉर्डशिप ऑफ द प्लेनेट, कोई भी 8th लॉर्ड है तो उसकी जो नेचर है उसकी सेकंड लॉर्डशिप पर डिपेंड करती है। नियम ये है एक्चुअल में, जो लघु पाराशरी के नियम है। अब डिस्प्यूट तब खड़ा होता है कि जैसे मैंने ये कैंसर लगने की कुंडली बनाई, कैंसर लगने की कुंडली के अंदर जुपिटर 6th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है। तो एज ए 6th लॉर्ड तो वो मेलिफिक हो गया और एज ए 9th लॉर्ड वो बेनिफिक हो गया। अब हम क्या माने उसे, दिक्कत यहां पर आ रही है। तो एज ए 6th लॉर्ड बेनिफिक है, एज ए 9th लॉर्ड मेलिफिक है, क्या माना है? इसका आंसर दूंगा मैं भी, देखिए। और हम केस लेते हैं इसको समझने के लिए। और एक कुंडली बनाता हूं मैं। सर तुला लगन की भी यही प्रॉब्लम है, 2 2 और 7? नहीं, तुला लग्न में प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एक केस हम ले रहे हैं, मेनली ये मरकरी और उसमें जुपिटर में आता है। ये ले लिए 3 4 5 6, काल पुरुष की कुंडली बना दी मैंने। यहां पे देखिए काल पुरुष की कुंडली में तो चलो यहाँ पे क्लियर कट है, ये आपका मरकरी है।
मरकरी को यदि मैं देखता हूँ, ध्यान से समझते जाना, मैं अलग केस बना के बताऊंगा। ये आपका थर्ड लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड है, थर्ड एंड सिक्स्थ। तो मैंने बताया था 3, 6, 11 के जो लॉर्ड होते हैं वो मेलिफिक होते हैं। तो इस पे दोनों मेलिफिक लॉर्डशिप हैं, तो बगैर किसी डाउट के इस कुंडली के लिए ओवरऑल मेलिफिक हो गया। अब एक दूसरी कुंडली बना देता हूँ सेम यहाँ पर, जिसके अंदर मैंने क्या किया, 3 यहाँ पे लिख दिया, 4, 5, 6। ये आपका सिंह लग्नि की कुंडली हो गई, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो सिंह लग्नि की कुंडली के लिए आपका ये अब एक तो ये हो गया 11th लॉर्ड मरकरी, दूसरा ये सेकंड लॉर्ड है। तो सेकंड लॉर्ड के केस में हम कुछ नहीं बता सकते क्या होगा। सेकंड लॉर्ड के केस में बताने के लिए अलग से नियम है, वो भी मैं आज की क्लास में भी आपको बताऊंगा। पर एक चीज पक्का है, यदि कोई भी प्लेनेट दोनों मेलिफिक हाउसेस का लॉर्ड हो, जैसे यहां पर मरकरी है आपका, इट इज द थर्ड लॉर्ड एंड द सिक्स्थ लॉर्ड, तो ओवरऑल कुंडली के लिए मेलिफिक होगा। मगर यदि कोई प्लेनेट एक बेनिफिक भाव का लॉर्ड हो और एक मेलिफिक भाव का लॉर्ड हो तो डिसाइड करने में दिक्कत आती है। उसके मैं आपको प्रैक्टिकल नियम बता रहा हूं कैसे डिसाइड करना है। जो मैंने आपको पाइसेस लगने बनाई थी, पाइसेस लगने की तरह ये इसमें भी पॉसिबल है आपका। देखिए 2 कुंडलियां यहां पे बना रहा हूं मैं, अब इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, मगर अभी बेसिक नियम वही याद रखेंगे आप कि जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं वो बेनिफिक होते हैं, 3, 6, 11 के स्वामी मेलिफिक होते हैं, केंद्र के स्वामी न्यूट्रल होते हैं। बेसिक नियम ये है, लॉर्ड ऑफ 3, 6, 11 ये मेलिफिक है, लॉर्ड ऑफ 159 अनकंडीशनल बेनिफिक है, एंड लॉर्ड ऑफ 4, 7, 10 ये आपके न्यूट्रल होते हैं। बाकी जो लॉर्ड हैं 2, 8, 12 इनकी हम डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते, इनके लिए नियम है डिसाइड करने के लिए ये कब बेनिफिक होंगे कब मेलिफिक होंगे। अब मैंने यहाँ पर एक केस लिया, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कैप्रिकॉन लगने की कुंडली बना दी, 11, 12, 1, 2। इसके अंदर आप देखिए जो मरकरी है वो 6th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है। फिर जो अभी मैंने पाइसेस लगने की कुंडली बनाई थी, इसके अंदर आप देखिए, नहीं पाइसेस लग्न में यहां पर देखेंगे मरकरी है वो आपका 4th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है। अब इस कुंडली को यदि मैं देखता हूं और मरकरी को डिसाइड करना चाहता हूं, तो मरकरी मैंने लिखा था इस कुंडली में, तो मरकरी आप देखोगे इट इज 4th लॉर्ड प्लस 7th लॉर्ड। अभी मैंने क्या बताया आपको, 4th लॉर्ड भी न्यूट्रल होता है। हो जाए। यस सर। म्यूट कर लें प्लीज, म्यूट कर लें, मजा नहीं आएगा ऐसे तो। आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे ना तो फिर आपको मैं रिकॉर्डिंग भी दूंगा तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो आप म्यूट रखें उसको प्लीज। सर आप सबको म्यूट कर दो ना। मैं सोच रहा था कि चलो कर देता हूँ मैं सबको म्यूट। वो सब मैच्योर लोग हैं तो वो अपना क्यों नहीं हैंडल करते इसको। चलो तो देखिए मरकरी यहाँ पे 4th और 7th लॉर्ड है, दोनों केंद्र स्थानों का स्वामी है, तो ओवरऑल न्यूट्रल हो गया बगैर कुछ कहे हुए। इस कुंडली के लिए जुपिटर देखता हूं मैं, जुपिटर। तो जुपिटर यहाँ पर दोनों लॉर्डशिप लिख लीजिए, एक तो 10th लॉर्ड है और एक लग्न लॉर्ड है। तो देखिए 10th लॉर्ड न्यूट्रल होता है और लग्न लॉर्ड आपका बेनिफिक होता है। तो कोई भी प्लेनेट न्यूट्रल प्लस बेनिफिक हो, मतलब न्यूट्रल एक लॉर्डशिप न्यूट्रल हो, तो जो दूसरी लॉर्डशिप है वैसे बिहेव करेगा वो। एक लॉर्डशिप आपकी न्यूट्रल है इसकी, दैट इज द न्यूट्रल कौन सी लॉर्डशिप है इसमें आपको जुपिटर की, वो आपकी 10th हाउस की लॉर्डशिप न्यूट्रल है और यहाँ पर ये बेनिफिक है। तो ओवरऑल ये नियम याद रखिए कि 2 लॉर्डशिप में से दोनों न्यूट्रल है तो न्यूट्रल हो जाएगा, एक न्यूट्रल और एक बेनिफिक है तो वो आपका बेनिफिक होगा। आप न्यूट्रल को हटा देंगे, एक न्यूट्रल और दूसरी यदि बेनिफिक हो जाए तो न्यूट्रल को हम हटा देंगे, ये आप मानकर इसके अंदर चलेंगे। अभी इसी कुंडली में मैंने मरकरी दिखाया है, देखिए एज ए 4th लॉर्ड न्यूट्रल है, एज ए 7th लॉर्ड न्यूट्रल है, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। अब आपको यहाँ पर चंद्रमा देखना है, इसके अंदर 4 साइन है
तो 4 साइन का लॉर्ड चंद्रमा, ये त्रिकोण है, 5वां भाव है, तो 5वें भाव का लॉर्ड ऑलवेज बेनिफिक होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा बेनिफिक है। आपको देखना है, सूर्य देखना है इसके अंदर, इस कुंडली के लिए सूर्य कैसा होगा। तो सूर्य की राशि छठे भाव के अंदर आ रखी है, तो छठे भाव के अंदर होगी, तो छठा भाव मेलिफिक होता है, तो इस कुंडली के लिए सूर्य मेलिफिक होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसके अंदर हम देख लेते हैं बाकी कौन बच गया जिसको देख सकते हैं। यस, और किसी को डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता, बाकी सभी पे नियम लगेंगे, जो नियम मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो पाइसेस लगने की कुंडली में मैंने यहाँ पर बताया आपको, तो पाइसेस लगने की कुंडली में जुपिटर आपको साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि वो 10th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड है, एक त्रिकोण का स्वामी है, एक केंद्र का स्वामी है। तो केंद्र का स्वामी न्यूट्रल होता है और त्रिकोण का स्वामी बेनिफिक होता है, तो ओवरऑल ये बेनिफिक हो गया। यहाँ पर आपको मरकरी का साफ साफ पता चल रहा है, वो 2 केंद्र स्थानों का स्वामी है, तो 2 केंद्र स्थानों का स्वामी ऑलवेज न्यूट्रल होता है। आपको यहाँ पे मून का साफ साफ पता चल रहा है, वो त्रिकोण का स्वामी है, वो ऑलवेज आपका बेनिफिक होता है। और सूर्य का यहाँ पर पता चल रहा है, वो 6th हाउस का स्वामी है, वो ऑलवेज आपका मेलिफिक होता है। बाकी किसी का हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो निकालना कैसे है, औरों के लिए नियम है। तो पहली चीज ये ध्यान रखें, कोई भी प्लेनेट यदि 2 लॉर्डशिप है उसके पास, दोनों ये में से एक न्यूट्रल एक बेनिफिक है, तो वो ओवरऑल बेनिफिक हो जाएगा। एक न्यूट्रल और दूसरी मेलिफिक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक न्यूट्रल हो जाए और दूसरी मेलिफिक हो जाए, वो मैं बताता हूं आपको। देखिए शेयरिंग में दिक्कत आ रही है इसकी, पूरा है। एक मैं पॉइंट सिस्टम बता रहा हूं आपको, ओवरऑल आपको देखना है सिग्निफिकेशन किसी का भी। तो पॉइंट सिस्टम ये है आपका कि आपका थर्ड लॉर्ड, 6th लॉर्ड, 11th लॉर्ड ये मेलिफिक है। फिर 1st लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड ये बेनिफिक है। फिर 4th लॉर्ड, 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड न्यूट्रल है। इनमें जो स्ट्रेंथ है इनकी, 11th लॉर्ड इज मोर स्ट्रोंगर देन 6th लॉर्ड इज मोर स्ट्रोंगर देन 3rd लॉर्ड। मेलिफिक में ज़्यादा स्ट्रोंगर है, सबसे ज़्यादा मेलिफिक 11th लॉर्ड होता है, उससे कम 6th लॉर्ड होता है, उससे कम 3rd लॉर्ड होता है। इन्हें यदि आपसे कहा जाए पॉइंट दो इन्हें, तो हम 11th लॉर्ड को -4 पॉइंट देंगे, 6th लॉर्ड को -2 देंगे और 3rd लॉर्ड को -1 देंगे। मतलब ये तो एक्सट्रीमली मेलिफिक है, ये थोड़ा ठीक ठाक मेलिफिक है, ये इनमें सबसे कम मेलिफिक है। इस तरीके से पॉइंट देंगे। अब मैंने कहा 1st लॉर्ड, 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड बेनिफिक है, मतलब लग्न का स्वामी, 5वें भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी, ये त्रिकोण स्थान है, ये आपका त्रिसार्ड स्थान है। त्रिसार्ड मेलिफिक होते हैं, त्रिकोण बेनिफिक होते हैं, ये केंद्र स्थान है, ये न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 9th लॉर्ड है वो स्ट्रोंगर है, जिसका नंबर ज़्यादा है वो उतना स्ट्रोंग होगा, ये नियम है, ध्यान रखना। 9th लॉर्ड इज स्ट्रोंगर देन 5th लॉर्ड इज स्ट्रोंगर देन लग्न लॉर्ड, 1st लॉर्ड। जिसका नंबर ज़्यादा है उतना स्ट्रोंगर है। यदि मैं इन्हें पॉइंट दूँ तो क्योंकि ये बेनिफिक है इसलिए इसको +4 मिलेंगे, इसको +2 मिलेंगे, इसको +1 मिलेंगे। ये इनके पॉइंट हो गए। इन तीनों में पॉइंट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रल हैं, जिसके साथ जाएंगे अपना कोई असर नहीं डालेंगे, ये मान के चलें। ये यदि इनसे जुड़ गए तो वो ओवरऑल प्लैनेट मेलिफिक हो जाएगा, ये यदि इनसे जुड़ गए तो ओवरऑल प्लैनेट बेनिफिक हो जाएगा, ऐसा नियम है। तो न्यूट्रल वाले प्लैनेट का कोई ज़्यादा रोल होगा नहीं। लॉर्डशिप एक ही प्लैनेट यदि इस भाव का भी लॉर्ड है, इसका भी है, तो इसकी तरीके से रिजल्ट देगा। जो इसका भी लॉर्ड है और इसका भी है तो वो इसकी तरह से रिजल्ट देगा, ये मानकर चलें आप। मेलिफिक प्लस न्यूट्रल मेलिफिक होगा, मेलिफिक है कोई प्लैनेट प्लस न्यूट्रल है तो वो मेलिफिक होगा, इसमें कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है। बेनिफिक प्लस न्यूट्रल है तो वो बेनिफिक ही होगा, न्यूट्रल प्लस न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल ही होगा, और मेलिफिक प्लस मेलिफिक है तो वो मेलिफिक ही होगा। इशू जब अराइज होगा एक तो मेलिफिक है और दूसरा बेनिफिक है, बस
सारे नियम इनके लिए यूज होते हैं। तो एक लॉर्डशिप यदि मेलिफिक है, एक लॉर्डशिप न्यूट्रल है, तो आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल जिसके साथ आ गया, न्यूट्रल को हटा दो, अब बस दूसरी जैसा है वैसा हो जाएगा वो। दो मेलिफिक हैं तो वो ओवरऑल मेलिफिक होगा। दो बेनिफिक कोई प्लेनेट होता नहीं है कुंडली में, दो मेलिफिक लॉर्डशिप हो सकती है। इशू सारे के सारे नियम यूज होंगे मेलिफिक प्लस बेनिफिक के लिए। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि 11th लॉर्ड को -4 पॉइंट दे रहे हैं तो 6th लॉर्ड को -2 देंगे। अब आपकी कुंडली के अंदर एक ही प्लेनेट, यहां पर ये मैं कुंडली बना रहा हूं, देखिए यहां पे 9 साइन है, यहां पे 10 है, यहां पे 11 है, यहां पे 12 है। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये कैंसर लगने की कुंडली होगी। 5 6 7 8 छोटी सी कुंडली बनाई है मैंने। यहाँ पे चलो मैं कुछ मिटा देता हूँ, आपको ये चीज़ तो मैंने बताई दी है, फिर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। कुंडली को थोड़ा बड़ी बना देता हूँ मैं, कैसे आपको रूल अप्लाई करने हैं। कैंसर लगने की कुंडली बनाई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबकी लॉर्डशिप सिखाता हूँ इसमें आपको। ये 4 है, लग्न लॉर्ड है, वो बेनिफिक होता है। अभी मैंने बताया था 159 के लॉर्ड बेनिफिक होते हैं। तो लग्न लॉर्ड कौन है? मून है, तो इस कुंडली के लिए मून बेनिफिक हो गया। इतना सिंपल सा नियम है ये। इसके लिए नियम होते हैं, हम बाद में देखूंगा, मैं बताऊंगा अभी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, इसको ढूंढते हैं। देखिए ये शुक्र है, शुक्र यहाँ पर क्या है, उसकी राशि एक तो चौथे भाव में है और एक 11वें भाव में है। तो अब वीनस को देखोगे तो वीनस के लिए लिखूंगा मैं, इट इज 4th लॉर्ड प्लस 11th लॉर्ड। अभी मैंने नियम क्या बताए थे, 11th लॉर्ड मेलिफिक होता है और 4th लॉर्ड क्या होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल प्लस मेलिफिक हो गया। 4th लॉर्ड न्यूट्रल है, 11th लॉर्ड मेलिफिक होता है, तो न्यूट्रल प्लस मेलिफिक मेलिफिक हो गया है। तो शुक्र इस कुंडली के लिए, कैंसर लगने वालों के लिए शुक्र मेलिफिक प्लैनेट हो गया। अब मैं देखता हूं इसमें नेक्स्ट मार्स। तो मार्स 5th हाउस का लॉर्ड है और एक आपका 10th हाउस का लॉर्ड है। ऐसे प्लैनेट को योग कारक बोलते हैं। योग कारक कौन होता है? जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो। इन अदर वे जो भी आपका न्यूट्रल प्लस बेनिफिक मिलके योग कारक बन जाता है। तो इस कुंडली के लिए त्रिकोण का स्वामी मार्स है और इस केंद्र का स्वामी मार्स है, तो मार्स इस कुंडली के लिए योग कारक प्लेनेट बन गया। मार्स तक तो पहुंच गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब दिक्कत मैं आपको समझाता हूं, इसमें आएगी जुपिटर। जुपिटर आपका 5th लॉर्ड है, इन्हें मैं मिटा देता हूं। अब जुपिटर की लॉर्डशिप आपको समझाता हूं। देखिए कुंडली में आपको हर एक कुंडली में हर एक प्लेनेट देखना आना चाहिए, कोई रूल रटने की जरूरत नहीं होती कि इस लगने के लिए ये होता है। अब जुपिटर पे बात कर लेते हैं। जुपिटर की 2 लॉर्डशिप है, 6th लॉर्ड है और ये आपका 9th लॉर्ड है। अभी नियम बताए थे, तो एज ए 6th लॉर्ड ये मेलिफिक है और एज ए 9th लॉर्ड बेनिफिक है। अब चक्कर पड़ गया, इसके अंदर दोनों तरीके के करेक्टरिस्टिक आ गए, बेनिफिक भी मेलिफिक भी। अब कैसे डिसाइड करेगा? अब देखना पड़ेगा इन दोनों में किसका बल या स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो अभी मैंने जो ऊपर रूल लिखा है ये बड़े काम के हैं कि मेलिफिक में मैंने कहा था कि जो 6th लॉर्ड है उसको -2 पॉइंट मिलते हैं, और बेनिफिक में मैंने कहा था जो 9th लॉर्ड है उसको +4 मिलते हैं। 5th लॉर्ड हो गया, 1st लॉर्ड हो गया, 9th लॉर्ड को मैंने +4 दिए थे, इसको +2 दिए थे और इसको +1 दिए थे। तो ये 9th लॉर्ड है, तो इसको आपने दे दिए +4 पॉइंट, ओवरऑल मिला 2 प्लस। इट मीन्स जुपिटर कैंसर लग्न की कुंडली के लिए 2 लॉर्डशिप है इसके पास, एक मेलिफिक है और एक बेनिफिक है, मगर ये आपका ओवरऑल बेनिफिक होगा क्योंकि जो बेनिफिक लॉर्डशिप है त्रिकोण की, स्ट्रोंगेस्ट त्रिकोण की लॉर्डशिप है इसके पास। ये स्ट्रोंगेस्ट त्रिकोण है, इसलिए स्ट्रोंगेस्ट त्रिकोण की यहाँ पर लॉर्डशिप हो गई, इसलिए बेनिफिक हो गया। तो मेलिफिक और बेनिफिक में ही आपको कंफ्यूजन होगा और कहीं नहीं होगा। इसके लिए यदि शनि देखना है मुझे अब, तो शनि इसके लिए 7th और 8th लॉर्ड है। तो 8th लॉर्ड का मैं अभी नियम आपको बताऊंगा।
अभी बेनिफिक और मेलिफिक से रिलेटेड ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, जुपिटर भी हो सकता है 3 4 5 6, वो सॉरी मरकरी भी हो सकता है। तो मरकरी वाला मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको और केसेस कराता हूँ। देखिए अब ये आपकी होगी कैप्रिकॉन लगने की कुंडली। कैप्रिकॉन लगने की कुंडली में इसमें शनि के बारे में ज़्यादा नहीं पता चलेगा आपको। एक तो मरकरी को देखते हैं। देखिए इसकी 2 लॉर्डशिप हैं। मरकरी 6th लॉर्ड है और मरकरी आपका 9th लॉर्ड है। अब इसकी ओवरऑल लॉर्डशिप देखनी है तो मैंने बताया 6th लॉर्ड को -2 पॉइंट दे दीजिए, 9th लॉर्ड को +2 दे दीजिए, ओवरऑल इट इज +2। तो इसके लिए बेनिफिक हो गया। शुक्र देखना है, देखिए योग कारक है इस कुंडली के लिए। शुक्र कैसे योग कारक है? शुक्र की 2 लॉर्डशिप हैं। शुक्र मीन्स इट इज वीनस। एक तो इसकी 5th लॉर्ड है, 5वें भाव में इसकी राशि है, और एक 10th लॉर्ड है, 10वें भाव में इसकी राशि है। अब 5th लॉर्ड आपका बेनिफिक होता है और 10th लॉर्ड न्यूट्रल होता है। बेनिफिक प्लस न्यूट्रल को योग कारक बोलते हैं। अब यहां पर आपको मार्स देखना है बाय द वे इस कुंडली के लिए। तो मार्स देखना है तो इस तरीके से देखा जाता है लॉर्डशिप को। मार्स इज 4th लॉर्ड प्लस मार्स इज 11th लॉर्ड। तो आपने 4th लॉर्ड देखा, वो अभी मैंने बताया था केंद्र स्थानों के स्वामी न्यूट्रल होते हैं, और 11th लॉर्ड मेलिफिक होता है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यदि न्यूट्रल के साथ जो भी आ रहा है न्यूट्रल का कोई रोल नहीं होता, इट विल बी ओवरऑल मेलिफिक। तो मार्स इस 10 साइन की कुंडली के लिए मेलिफिक हो जाएगा। 8th लॉर्ड का मैं नियम बताता हूँ आपको। 2nd और 12th लॉर्ड के तो नियम थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, पर बताता हूँ मैं आपको। पहले 8th लॉर्ड के नियम बताता हूँ। मैंने अब ये आपको समझा दिया है बेनिफिक और मेलिफिक का क्या लिंक है। 8th लॉर्ड का नियम क्या है देखिए। 8th लॉर्ड की हालांकि जो नियम है वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है, स्टिल मैं बताता हूं। जो नियम है एज पर लघु पाराशरी। एक श्लोक है, रंद्रेश बोलते हैं, 8th हाउस होता है रंद्र भाव। 8th भाव का अता पता नियम है इसका ही में। इसका एक ऐसी जगह है, आर पार एक आपकी सुरंग बनी हुई है जिसमें कोई चीज पड़ी हुई है, वो कहाँ पे जाएगी, किस जगह पे है, किसी को पता नहीं है। आपने एक सुरंग के अंदर कोई चीज डाल दी, वो कब निकल कर आएगी, इसलिए इसको रंद्र भाव बोलते हैं। रंद्रेशो न शुभप्रद, एक वो है श्लोक, रंद्रेशो न शुभ प्रभा, न शुभ प्रभा, मतलब रंद्रेश शुभ नहीं होता। 8th लॉर्ड को रंद्रेश बोलते हैं। 8th लॉर्ड शुभ नहीं होता। 8th लॉर्ड क्या होता है? तो 8th लॉर्ड के नियम यह है कि 8th लॉर्ड जो होता है कुंडली का, वो अपनी दूसरी लॉर्डशिप पर डिपेंड करती है। इसकी नेचर डिपेंड अपॉन सेकंड लॉर्डशिप। कोई भी प्लेनेट 8th लॉर्ड है, वो कैसा होगा सेकंड लॉर्डशिप पर डिपेंड करेगा। अब सेकंड लॉर्डशिप का नियम हम देखते हैं जरा, कि यहां पर ये आपने 10 साइन लिख दिया, यहां पे 11 साइन लिख दिया। ये आपकी मिथुन लगने की कुंडली होगी, जेमिनाइन साइन है लगने के अंदर। तो मिथुन लगने की कुंडली में आपका सैटर्न देखो आप, इट इज 8th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड। एज ए 9th लॉर्ड तो बेनिफिक होगा, त्रिकोण का स्वामी ऑलवेज बेनिफिक होता है। अब इसकी नेचर पता करनी है एज ए 8th लॉर्ड। तो एज पर लघु पाराशरी सैटर्न यहां पर एज ए 8th लॉर्ड बेनिफिक ही होगा। रीजन क्या है? जो 8th लॉर्ड की नेचर उसकी दूसरी राशि की नेचर पर डिपेंड करेगी, दूसरे भाव की लॉर्डशिप पर डिपेंड करेगी। तो यहां पर शनि जो 8th लॉर्ड है वो 9th लॉर्ड भी है, और एज ए 9th लॉर्ड क्योंकि वो बेनिफिक है,
इसलिए एज ए एट्थ लॉर्ड भी इस कुंडली के लिए उसे बेनिफिक माना जाएगा। तो यहां पर एट्थ लॉर्ड की लॉर्डशिप डिसाइड करते टाइम आपको इस नियम को फॉलो करना है। और मैं बताता हूं, देखिए एरीज लग्न जो काल पुरुष की कुंडली होती है आपकी, काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं हम। वन टू थ्री, ये देखिए काल पुरुष की कुंडली बना दी। तो काल पुरुष की कुंडली में यदि आप देखोगे कालपुरुष की कुंडली बन गई। अब कालपुरुष की कुंडली में देखिए आपका मार्स लग्न लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड है। मार्स की लॉर्डशिप डिसाइड करनी है। मार्स इज लग्न लॉर्ड एंड मार्स इज एट्थ लॉर्ड। एक नियम है, लग्न लॉर्ड हमेशा बेनिफिक होता है, ठीक है, ये एक नियम है, लग्न लॉर्ड कभी भी मेलिफिक नहीं हो सकता। तो लग्न लॉर्ड मेलिफिक नहीं हो सकता। वैसे भी आपको मार्स को एज ए एट्थ लॉर्ड देखना है। तो मार्स की दो लॉर्डशिप लिखी आपने, मार्स लिखा, आपने लिखा इट इज ए लग्न लॉर्ड एंड इट इज एट्थ लॉर्ड। अब एज ए लग्न लॉर्ड तो बेनिफिक होने ही वाला है, तो एज ए एट्थ लॉर्ड वैसा ही होगा जैसी इसकी दूसरी लॉर्डशिप है। तो इसकी दूसरी लॉर्डशिप बेनिफिक है, इसलिए ये बेनिफिक ही होगा एट्थ लॉर्ड की तरह। तो मार्स एरीज लगने की कुंडली में एज ए एट्थ लॉर्ड भी बेनिफिक ही होता है। अब मैं यदि इसको एक कुंडली ले लेता हूं, नेक्स्ट टू साइन की कुंडली ले लेता हूं, तो एट्थ लॉर्ड को समझना बहुत जरूरी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। अब देखिए टू साइन की कुंडली बनाते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं टॉरस लगने की कुंडली यहां पर बनाएंगे। तो ये टू साइन हो गया, देखिए अब यहां पे देखिए एट्थ लॉर्ड है आपका जुपिटर। अब जुपिटर की दूसरी राशि देखो कहां पे है, ये रही 11वें भाव में। 11th लॉर्ड भी जुपिटर है, तो इसकी दूसरी लॉर्डशिप देखो, आपको पता है 11th लॉर्ड मेलिफिक होता है, तो एट्थ लॉर्ड उसकी दूसरी लॉर्डशिप पर डिपेंड करेगा। तो इसमें जुपिटर एज ए एट्थ लॉर्ड मेलिफिक ही है। तो इस कुंडली के लिए कहा जाए आपको, टॉरस लगने की कुंडली के लिए आपने कहीं कोई रटना नहीं है। बहुत लोग रटते हैं कि ऐसा बताया गया है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, कुछ नहीं रटना आपको। यहाँ पे आपको पता चल गया है टॉरस लगने की कुंडली के लिए जुपिटर मेलिफिक होगा, एज ए एट्थ लॉर्ड हमने यहाँ पर डिसाइड किया है। अब मैं यहाँ पर और एक कुंडली बना देता हूँ आपकी, मिथुन लगने की कुंडली में आपको सपोज देखना है इसे, एट्थ लॉर्ड को कैसे देखेंगे हम। तो देखिए 3 4 5 ये हम देख चुके हैं अभी। मिथुन लगने की कुंडली में हमने देख ही लिया था। सपोज हम इसको देख लेते हैं, कैंसर भी हम देख चुके थे, लियो साइन में देख लेते हैं हम, सिंह लग्न की कुंडली में देख लेते हैं, सिंह लग्न की कुंडली में 5 6 7 अब सिंह लगने की कुंडली में क्या है, जुपिटर है, देखिए एट्थ लॉर्ड, और इसकी दूसरी लॉर्डशिप क्या है, यहां पे लिखा है एट्थ लॉर्ड इज जुपिटर। इसकी दूसरी लॉर्डशिप क्या है, सेकंड लॉर्डशिप इसकी त्रिकोण की है, फिफ्थ लॉर्ड है, तो एज ए फिफ्थ लॉर्ड ये बेनिफिक है, इसलिए एज ए एट्थ लॉर्ड भी ये बेनिफिक हो जाएगा। लघु पारशरी का ये नियम है। तो एज ए एट्थ लॉर्ड हम इस तरीके से देखते हैं, किसी भी कुंडली के अंदर यदि किसी भी प्लेनेट की दो डबल लॉर्डशिप हो जाती है, तो डबल लॉर्डशिप के सिंपल ये नियम है आपके कि वो दोनों न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल प्लस बेनिफिक है तो बेनिफिक रहेगा, उसको योग कारक बोल देते हैं। न्यूट्रल प्लस मेलिफिक है तो वो मेलिफिक रहेगा, मैंने एग्जांपल बता दिया।
मेलिफिक प्लस मेलिफिक है तो मेलिफिक ही होगा। आपको केवल डिसाइड करने में दिक्कत होती है जब वो मेलिफिक प्लस बेनिफिक हो, तब आपको ये देखना है कि वो उसका मेलिफिक भाव स्ट्रोंगर है, बेनिफिक भाव स्ट्रोंगर है, सीधा सा नियम है। मेलिफिक स्ट्रोंगर है या बेनिफिक स्ट्रोंगर है, इतना हम देख लेंगे बस। उसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कि वो ओवरऑल बेनिफिक होगा या ओवरऑल वो मेलिफिक होगा। हाँ मैम। या हैंड रेज क्यों है? जी मैं 1 मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ। अब पूछिए, अनम्यूट ही है किसे हो? सर जी स्कॉर्पियो लग्न में, स्कॉर्पियो असेंडेंट में हाँ। जो मरकरी की लॉर्डशिप जो है वो जो 8th एंड 11th हाउस की है, तो दैट विल बी मेलेफिक। कौन कौन से हाउस की बता रहे हैं? 8th हाउस एंड 11th हाउस। हाँ तो मेलिफिक हो जाएगा ना एक्सट्रीमली, ऐसे एट्थ लॉर्ड भी मेलिफिक हो गया। और इन केस ये मान लीजिए 3rd हाउस में बैठ गया तो नहीं, करेला और देखने से न्यूट्रल। लॉर्डशिप का कोई लेना देना नहीं है। इन केस यदि अपन एक एनालिसिस पे जाए, एक एडवांस, कि वो 3rd हाउस में जाके बैठ गया तब वो त्रिशटाय में, तो वो तो करेला और नीम चढ़ा हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ओके सर। ऐसा नहीं है। आपका जो प्लेसमेंट को अलग तरीके से लो, प्लेसमेंट का एक अलग रूल है कि कौन कहाँ पर जाकर बैठा हुआ है, वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर राशि कौन सी है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा। और यदि आपके मेलिफिक प्लेनेट यदि त्रिसाठ हाउसेज में जाते हैं तो उनका प्लेसमेंट खराब नहीं माना जाता। यदि केंद्र स्थान मजबूत हैं तो आउटराइटली हम ये नहीं कहेंगे वो खराब हो गया। पर आप लॉर्डशिप पर डिपेंड, जो लॉर्डशिप है उसमें वो आपका मेलिफिक लॉर्ड हो जाएगा, जो आप बता रहे हो उस केस में। 3rd हाउस के अंदर मार्स, ये जो मेलिफिक प्लेनेट है नेचुरल, वो यदि आपका केंद्र स्थान पे शुभ ग्रह होते हैं तो वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, खराब नहीं होते। सर मरकुरी की बात कर रहा हूँ, मरकुरी। हाँ तो मरकरी वहां पे किस राशि में बना लेता हूँ, कौन सी कुंडली बोल रहे हो आप? स्कॉर्पियो असेंडेंट। स्कॉर्पियो असेंडेंट। हाँ तो अब मित्र राशि में बैठा है, इतना खराब भी नहीं है वो, तो शनि के साइन में जाके बैठेगा ना। यस सर, यस सर, यस सर। शनि के साइन में जाके बैठेगा, हो सकता है कुंडली के लिए वो मेलिफिक भी हो तो उतना खराब नहीं माना जाएगा। सर लॉर्डशिप का साथ प्लेसमेंट का कोई रिलेशन नहीं है? अभी बताता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। यस और नो दोनों ही आंसर हैं। पहले मैं इनका ये बता देता हूँ। हाँ ये यहाँ पे मरकरी को यहाँ बिठा रहे हैं। यस सर। तो देखिए मरकरी आपका मेलिफिक हो गया फंक्शनल, यस सर। हाँ। ठीक है। मगर मरकरी क्योंकि 3rd हाउस में बैठा हुआ है तो 3rd हाउस में ये एक तो फ्रेंड साइन में बैठा है। राइट सर। फिर आप देखोगे कुंडली के लिए मरकरी बेनिफिक भी हो सकता है नेचुरल, और मेलिफिक भी हो सकता है नेचुरल। यदि ये अकेला बैठा है तो ये नेचुरल बेनिफिक माना जाएगा, मगर ये जनरली सन के साथ होता है नॉर्मली, उस केस में नेचुरल मेलिफिक है। तो नेचुरल मेलिफिक हो गया, यदि फ्रेंड साइन में बैठा है तो इसको इतना बुरा नहीं मानेंगे, ओके बहुत सर। बुरा नहीं है। प्लेसमेंट इसका इज नॉट दैट बैड, मगर लॉर्डशिप इसकी मेलिफिक है। यस सर। अब आपका क्या क्वेश्चन था दूसरा? सर जी इस यही अगर बुध नहीं मैम, 6th कोई में और बैठ। पूछ रहा था, आप 1 मिनट रुको। कोई और, किसी का क्या क्वेश्चन था? यही था सर, प्लेसमेंट का कोई रिलेशन नहीं है क्या? किसका लग प्लेसमेंट का लॉर्डशिप में? अब मैं आपको रूल बता रहा हूँ, देखिए प्लेसमेंट का लॉर्डशिप में केवल रोल होता है सेकंड और 12th लॉर्ड डिसाइड करते टाइम, बाकी कोई रोल नहीं होता। सेकंड और 12th लॉर्ड का मैं आपको नियम बता देता हूँ। अभी तक मैंने आपको बाकी लॉर्डशिप बताई, सेकंड और 12th के बारे में नहीं बताया।
तो जब आपको किसी की भी सेकंड हाउस की लॉर्डशिप डिसाइड करनी हो और 12th हाउस की लॉर्डशिप डिसाइड करनी हो तो उसके लिए प्लेसमेंट का रोल है, और वो क्या रोल है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए हालांकि रूल इसके कई सारे हैं, आपने यदि अभी मैं आगे वीडियोस अपलोड करूंगा उसके अंदर मैं इसके रूल बताऊंगा। दशा वगैरह का आप देख लो, मैथमेटिकल जो मैं डाल रहा हूँ उनको थोड़ा देख लो, 2-4 वीडियोस, जिससे अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब देखिए लॉर्डशिप का सेकंड लॉर्ड का मैं रोल बताता हूँ। ये मैंने कैंसर लगने की कुंडली ले ली। यहाँ पर कैंसर लगने की कुंडली में एक मिनट रुको। तो रिकॉर्डिंग इसकी भी आएगी क्या सर? रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग में कर तो रही हूँ। खैर ये कैंसर लगने की कुंडली बना दी है मैंने आपके सामने। इसका सॉरी। सेकंड लॉर्ड कौन है पता बताओ? सन, और 12th लॉर्ड कौन है? मरकरी। मरकरी। अब देखो ध्यान समझो, आप इस रूल को ध्यान से समझना, केवल लॉर्डशिप में यही रूल समझने वाला है, बाकी ऑटोमेटिक है। तो अब आपको सन को डिसाइड करना है एज ए सेकंड लॉर्ड क्या होगा ये। ठीक है, ये किसके साथ बैठा है इस पर डिपेंड करेगा, प्लेसमेंट का रोल है। सपोज सन यहां पर जुपिटर के साथ बैठ गया, या सन यहां पर सपोज मार्स के साथ बैठ गया ये। अब आप मार्स देखो कैसा है इस कुंडली में, वही सन होगा, बेनिफिक है। तो बेनिफिक होगा सन। ओके सर। और यहां पर आपने इसी मार्स को बिठा दिया सैटर्न के साथ, बेनिफिक। तो अब जिसके साथ बैठा है इसको बोलते हैं पर सहचार्य का नियम। पर सहचार्य, सहचार्य का नियम जिसके साथ बैठा है वैसा हो गया। सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड के लिए पहला नियम यह है, दोनों के लिए। अब मैं बताता हूं, मरकरी का केस लेते हैं। मरकरी यहां पे 12th लॉर्ड है 12th लॉर्ड। यस। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए मरकरी को सपोज मैंने अब यहां ही मरकरी को बिठा दिया। चार्ट नहीं दिख रहा सर। चार्ट नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है। अपना नेट कनेक्शन चेक कीजिए। दिख रहा है सर। कर लो आप। दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। तो देखिए अभी मरकरी को देखना है मुझे, बहुत सारे प्लेनेट हो गए, मैं इन्हें थोड़ा हटा देता हूं जिससे थोड़ा क्लियर समझ में आए। मरकरी को मैंने उठाकर यहां पर आपका लगा दिया, ये यहां बिठा दिया मैंने मरकरी को विद द मार्स। तो अब ये बेनिफिक के साथ बैठा है तो मरकरी भी बेनिफिक हो गया आपका। अब मगर यहां पर मैंने फिर वही मरकरी को सैटर्न के साथ बिठा दिया तो वो मेलिफिक हो गया। तीसरे केस में मैंने उसको अकेला बिठा दिया, किसी के साथ नहीं बैठा है, वो कहीं भी बैठा है चाहे 8वें भाव में बिठा दिया मरकरी को अकेला। अब आपको देखना है मरकरी की दूसरी राशि कहां पे है। यस, त्रिशरा लॉर्ड। वो मेलिफिक है, तो एज ए 12th लॉर्ड भी ये मेलिफिक होगा। ओके सर। इसको स्थानांतर गुणत्व का नियम बोलते हैं, स्थानांतरण गुणता का नियम बोलते हैं। दो नियम लगते हैं सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड के लिए, कि सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड के लिए देखने का तरीका यह होता है कि सबसे पहले आप देखिए वो किसके साथ जाकर बैठा है। जिसके साथ बैठा है वो कैसा प्लेनेट है इस कुंडली के लिए, बेनिफिक है, मेलिफिक है, न्यूट्रल है, वैसा ही वो प्लेनेट हो जाएगा एज ए सेकंड लॉर्ड या 12th लॉर्ड। यदि वो किसी के साथ नहीं बैठा है, अकेला बैठा है, अकेला बैठा है, तो उसकी जो दूसरी लॉर्डशिप है उस पर उसकी लॉर्डशिप डिपेंड करेगी। अगर दूसरी लॉर्डशिप नहीं है सर? हाँ, अब दूसरी लॉर्डशिप नहीं है, आपने बढ़िया किया क्वेश्चन पूछ लिया।
जैसे यहाँ पे सूर्य की दूसरी लॉर्डशिप नहीं है, यस। तो वो जिस भाव में बैठा है वैसा हो जाएगा। अच्छा। जैसे यहाँ पे सूर्य की दूसरी लॉर्डशिप नहीं है, सूर्य की तो होती ही नहीं दूसरी लॉर्डशिप। अब सूर्य नहीं यहाँ पे होती। बैठ गया, कौन से भाव में बैठा है? 7वें में, 7 हाउस न्यूट्रल हाउस। न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे आके बैठता तो ये बेनिफिक हो जाता। तो प्लेसमेंट का रोल केवल सेकंड और 12th लॉर्ड के केस में होता है, बाकी किसी के केस में प्लेसमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। इज इट क्लियर? ओके सर। सर ये बेनिफिट कैसे हुआ सूर्य? 5th हाउस में है ना, हाँ। तो 159 में बैठने से बेनिफिक हो जाएगा। हाँ 159 में बेनिफिक हो जाएगा। ओके ओके। त्रिकोण में बैठ गया है, 4 7 10 में बैठने से न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा। 3 6 11 में बैठेगा तो वो मेलिफिक हो जाएगा। अगर 8 हाउस में बैठे तो 8 हाउस का लॉर्ड बैठा है वैसा हो में भी जाएगा। वो मेलिफिक होगा। अब 8th का और बता देता हूं मैं आपको, रहा सा नियम, बाकी मैंने आपको बता दिए हैं ऑलमोस्ट सारे। 8th का और बता देता हूं मैं आपको नियम। सिंगल लॉर्डशिप रूल ना सर? सिंगल लॉर्डशिप 8th लॉर्डशिप के नियम बताता हूं मैं, रुकिए देखिए। यस सर। वैसे 8th लॉर्ड को सबसे ज्यादा मेलिफिक माना जाता है, ये भी बता देता हूं आपको। 8th लॉर्ड को यदि पॉइंट दूं तो मैं -6 दूंगा। द मोस्ट मेलिफिक प्लेनेट माना जाता है 8th लॉर्ड। तो मोस्ट बेनिफिक 8th को या 6th को सर? 8th लॉर्ड बता रहा हूं, अभी मैं समझा रहा हूं। देखिए यहां पर यदि 8th लॉर्ड, यदि सन और मून आ जाता है, यहाँ पे 4th साइन आ जाए। अभी मैंने रूल क्या बताया था कि जो 8th लॉर्ड है उसकी लॉर्डशिप उसकी सेकंड लॉर्डशिप पर डिपेंड करती है। यस। लॉर्डशिप डिपेंड अपॉन सेकंड लॉर्डशिप। अब ये 4th साइन आ गया तो इसकी तो दूसरी लॉर्डशिप है ही नहीं। यस। अब तो फिर क्या होगा ये? तो इसे दूसरी लॉर्डशिप नहीं होती, इसलिए जब भी सन एंड मून 8th लॉर्ड बनते हैं उन्हें न्यूट्रल माना जाता है। अच्छा। सन एंड मून जब भी 8th लॉर्ड बनते हैं उन्हें आप न्यूट्रल मानोगे। अच्छा। क्लियर? इसीलिए सर वो अष्टमेश का दोष ही लगता है वो बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? हाँ, इसको अष्टमाधिपति दोष बोलते हैं। तो इनको नहीं लगता। 8th लॉर्ड मतलब जो 8वें भाव का लॉर्ड होता है वो आपका अच्छा नहीं माना जाता, उसको अष्टम अधिपति दोष बोलते हैं। सूर्य और चंद्रमा पर अष्टम अधिपति दोष नहीं लगता, बिकॉज सूर्य और चंद्रमा जब 8th लॉर्ड होते हैं, क्योंकि इनकी एक ही राशि है और नियम ये कहता है कि एज ए 8th लॉर्ड कोई भी प्लेनेट बेनिफिक होगा या मेलिफिक होगा वो उसकी सेकंड राशि पर डिपेंड करता है। अब इनकी विचारों की सेकंड राशि है ही नहीं, तो पाराशर जी ने कहा कि जब सेकंड राशि नहीं है तो इनको कैसे डिसाइड करें, तो उन्होंने कहा इन्हें न्यूट्रल मान के चलो, ना ही अच्छा मानो ना ही बुरा मानो, तो ये न्यूट्रल होते हैं एज ए 8th लॉर्ड। क्लियर है? अब देखिए यहां पर यदि 3 साइन आ गया इस भाव के अंदर, यहां पे मैं 3 साइन रख देता हूं। देखिए म्यूट कर लें प्लीज जिसका भी ऑन है, म्यूट कर लें, गाने बज रहे हैं। ये देखिए 3 साइन आ गया भाई दिए में। ये एक्सट्रीम लेवल का मेलिफिक होगा, ये बता देता हूं मैं। 8th लॉर्ड को जब मेलिफिक बनता है तो -6 पॉइंट देते हैं। इस केस में देखिए, क्योंकि मरकरी एज ए 8th लॉर्ड आपको चेक करना है तो इसकी दूसरी लॉर्डशिप देखनी पड़ेगी। दूसरी लॉर्डशिप 11th हाउस की है, वो मेलिफिक लॉर्डशिप है, तो इसको एज ए 8th लॉर्ड भी हम मेलिफिक मानकर चलेंगे। और एक्सट्रीम लेवल का मेलिफिक है, जो पॉइंट सिस्टम में यदि 8th लॉर्ड को पॉइंट दिया जाए तो वो आपके -6 होते हैं। ये तो बताया मैंने आपको सामान्य नियम। इनसे रिलेटेड कोई किसी को डाउट हो तो बताओ,
नहीं, मैं फिर आपको असामान्य नियम बताऊंगा जो प्रैक्टिकलिटी में यूज होते हैं। ये तो सब कुछ है एज पर लघु पाराशरी। सर कैंसर लगन में हाँ, 8 लॉट तो सैटर्न आपका 7th हाउस एंड 8th हाउस का लॉर्ड हो गया, तो क्या न्यूट्रल बन जाएगा? लेवल का -8 पॉइंट है, -6 पॉइंट है उसे। सैटर्न का बिल्कुल एक्सट्रीम मेलिफिक हो जाता है प्रैक्टिकली, वैसे उसको न्यूट्रल मानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लघु पाराशरी नियम, अच्छा अच्छा, क्योंकि उसकी दूसरी लॉर्डशिप न्यूट्रल है ना, हाँ हाँ, तो इसलिए उसको न्यूट्रल मानकर चलेंगे। अच्छा। सर अगर सूर्य, वैसे आपने अभी कहा कि 8th का दोष नहीं लगता, सूर्य है तो 11th लॉर्ड पर 8th में बैठ गया तो भी उसको नहीं लगेगा? मैडम आप इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लॉर्ड से पढ़ रहे हैं, बैठने का तो कोई रोल ही नहीं है कोई भी। कहीं बैठा हो तो हम बात ही, मैं तो खाली कुंडली की बात कर रहा हूं। देखो इसमें कोई प्लेनेट बिठाया हमने? नहीं सर। तो लॉर्डशिप प्लेनेट बिठा के नहीं देखी जाती, लॉर्डशिप देखी जाती है कुंडली खाली रख के। केवल लग्न बनाओ और सारी लॉर्डशिप डिसाइड कर लेंगे। जैसे आपको मैंने अभी दिखाई है, एक कुंडली मैंने बनाई, उसके बेस पे लॉर्डशिप बता रहा हूं मैं। ठीक। प्लेसमेंट का रोल केवल सेकंड और 12th लॉर्ड के केस में होता है, बाकी किसी भी लॉर्ड के केस में लॉर्डशिप डिसाइड करते टाइम प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है। कई सारे हैंड रेस किए हुए हैं। गीतिका मैम आपने क्या पूछना है? सर फिर वो 11th लॉर्ड होने से अपने आप ही वो मेलेफिक हो ही गया ना आंसर सर? दे दिया, और किसी को पूछने दो। हाँ, नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ 11th लॉर्ड होने से चाहे वो कहीं बैठा है 8th में भी सूर्य तो मेलेफिक हो ही गया सर, है ना? हाँ, मेलिफिक है, जहां मर्जी बैठा हो, चाहे लग्न में बैठा हो। सर मुझे पूछना है, जी सर। सर ये जो मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट का कॉन्सेप्ट है, ये हर लग्न के लिए कोई एक मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट डिसाइड हो सकता है, या सिर्फ किसी किसी लग्न में मोस्ट मेलेफिक आएगा? मतलब मोस्ट मेलिफिक वर्ड तो ऐसे ही बोल दिया, बाकी उसका कोई वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि कई लग्नों में ये होता है कि आपका 3, 6, 11 लॉर्ड मेलिफिक होते हैं। कहीं कहीं पे जब 8th लॉर्ड मेलिफिक हो रहा हो तो वो सबसे ज़्यादा मेलिफिक हो जाता है। 8th लॉर्ड मगर मेलिफिक जिसमें हो रहा होगा तभी होगा। मैं वही जानना चाहता था कि अगर मान लीजिए कोई जो है 8th और 11th का लॉर्ड हो गया, हाँ, मेलिफिक हो गया वो उसमें। नहीं मेलेफिक तो हुआ, लेकिन दो जगह अगर वो मेलेफिक हो जाए तो क्या उसको हम मोस्ट मेलेफिक का दर्जा हाँ, देंगे? एक्सट्रीमली मेलिफिक है। और 8th और 11th लॉर्ड तो सबसे हाईएस्ट लेवल का मेलिफिक हो गया। जी, और मान लीजिए इसी तरीके से 6 और 8 का हो गया। 6 और 8 का कोई होता है क्या? होता ही नहीं है। नहीं हो ही होगा, नहीं हाँ, सकता। नहीं होगा, नहीं होता सर। हाँ, हो ही नहीं सकता। नहीं होगा सर सॉरी। आपने बताया था कि कैंसर असेंडेंट में शनि 7th हाउस का भी लॉर्ड है और 8th हाउस का भी लॉर्ड है, हाँ, तो वो न्यूट्रल कंसीडर करेंगे। ऐसे बट है सर कि अभी आपने ये तो बोला थ्योरी ना है, कि वो न्यूट्रल है, मगर वो मेलिफिक होगा हाईएस्ट लेवल का। हाईएस्ट लेवल का। ऐसा होता है, मैं बताऊं आपको। ये क्या है, ये रूल थोड़ा आधा है। इसको कंप्लीट रूल ये है कि वो यदि 6 और 7th लॉर्ड है, ठीक है, तो वो लघु पाराशरी के नियम के हिसाब से वो 7th और 8th लॉर्ड है, तो एज ए 7th लॉर्ड वो न्यूट्रल है, इसलिए उसको एज ए 8th लॉर्ड भी न्यूट्रल मानेंगे हम। ठीक है, नियम ये कहता है। जी। मगर उसमें एक कंडीशन है। अब यहाँ पे प्लेसमेंट आ जाता है, वो अपनी राशि में बैठा है तब तक तो न्यूट्रल होगा वो। ठीक है, कोई भी प्लेनेट एज ए 8th लॉर्ड आप उसे न्यूट्रल मानो, जो मर्जी मानो, मगर वो जिस भाव में जाकर बैठेगा उस भाव को खत्म कर देगा। 8th लॉर्ड उस भाव को पूरी तरीके से हानि पहुंचाएगा मैक्सिमम लेवल की, चाहे आप उसे न्यूट्रल मान रहे हो। अपनी राशि में बैठा होता है, यदि वो 7वें और 8वें भाव में बैठा हो तो न्यूट्रल था, मगर जैसे ही 7वें 8वें भाव से बाहर निकला, अपने घर पे शरीफ है वो 8th लॉर्ड, और अपने घर से जैसे ही वो निकला किसी दूसरे के घर में जाएगा तो वो तबाही मचा देगा। जैसे क्रिमिनल होता है ना, इट इज 8th लॉर्ड इज ए क्रिमिनल। क्रिमिनल का क्या काम होता है? खुद के घर में आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा वो, मगर वो किसी दूसरी की जगह पे जाएगा तो वो वहाँ पर तबाही मचाएगा। तो जब भी 8th लॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ता है 8th लॉर्ड का क्या नियम है। जो लघु पाराशरी का नियम है वो एक थ्योरिटिकल नियम है, मगर प्रैक्टिकल नियम क्या है कि 8th लॉर्ड आपकी कुंडली में स्वयं राशि के अलावा कहीं भी जाकर बैठ जाए तो
वो उस भाव को खराब करेगा 100%। जब Okay, ये हम sir. कहते हैं ना कि 6 8 12 लॉर्ड यहाँ पर बैठे हुए हैं, 6 8 12 लॉर्ड जिस भी भाव के अंदर जाते हैं उस भाव की हानि करते हैं, और जिस भी भाव के लॉर्ड 6 8 12 में जाकर बैठते हैं वो भाव, वो खुद लॉर्ड खराब होते हैं। 6 8 12 भाव को इसलिए दुस्थान माना जाता है। ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है। लघु पाराशरी के नियम क्या होता है, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में लगते नहीं है। जैसे लघु पाराशरी में तो शनि जब 7th और 8th लॉर्ड हो गया कैंसर लगने की कुंडली में, हम उसे न्यूट्रल बोल रहे हैं, ठीक है, मगर वो आपका जिस भी भाव में जाएगा उस भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशन को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। सर अगर जिस भाव में गया उसका साथ राशि एक्सचेंज हो गया तो वो और भी बुरा दुर्योग है। 6 8 12 के साथ राशि एक्सचेंज को खलियोग बोलते हैं, दैन योग नहीं बोलते सर, हैं। सर कैंसर लगन का अगर 8 लॉर्ड और 7 लॉर्ड हो गया आपका सैटर्न, दैन योग बन गया भाई। 9th नहीं, हाउस वो में बैठ राशि गया आपका। परिवर्तन कैसे हो जाएगा? 7th 8th लॉर्ड सेमी प्लेनेट का राशि परिवर्तन तो किसी दूसरे प्लेनेट से होता है ना। स्वराशि तो का हो गया, वो परिवर्तन क्यों बोल रहे हो? तब वो उतना खराब नहीं होगा। स्वराशि में बैठा है तो खराब नहीं होगा। ना 9th हाउस उसकी राशि में बैठेगा सर। 12 सन आ गया ना, क्या कह रहे हो? 9th हाउस में 12 सन आ गया ना। 9th हाउस में बैठा है, अभी तो आप कह रहे हो कि वो 8th में बैठ गया। नहीं तो 7th एंड 8th का लॉर्ड है, 9th हाउस में बैठ गया, अब 9th हाउस का लॉर्ड आपका 7th का साथ एक्सचेंज हो गया। तो वो तो बता तो रहा हूँ कि आपका 9th हाउस का लॉर्ड किसी का भी यदि 8th लॉर्ड के साथ एक्सचेंज होता हो वो आपका दैन योग है। वो मतलब एज पर क्लासिक्स वो बहुत खराब योग है। इन प्रैक्टिकली क्या होता है सर? नहीं, प्रैक्टिकली भी खराब ही योग है वो। आपका 8th लॉर्ड का किसी के साथ भी एक्सचेंज, 6th लॉर्ड का किसी के साथ भी एक्सचेंज, और आपका 12th लॉर्ड का किसी के साथ भी एक्सचेंज दैन योग होता है। 3rd हाउस के लॉर्ड का किसी के साथ एक्सचेंज खली योग होता है। तो वो आपका एक्सचेंज बेटर नहीं है, बाकी का एक्सचेंज ठीक है। 8th हाउस के साथ में आपके राजयोग भी बनते हैं, वो भी खराब माने जाते हैं। यदि 8th हाउस में कोई राजयोग बन जाए वो भी आपके अच्छे नहीं होते। ओके सर। सर अगर 8th लॉर्ड सर जैसे यही कर्क लगन में अगर 4th हाउस में उच्च का होता है सर, वहां भी जाकर उतना ही खराबी करेगा सर? 8th लॉर्ड कर्क लगने की कुंडली में हो जाएगा, उच्च का हो जाएगा तो खराब नहीं रहेगा वो। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। राशि या उच्च का हो जाता है तो वो फिर खराब नहीं होगा। जब हम उसको स्वय राशि में ही खराब नहीं मान रहे तो उच्च का भी खराब नहीं होगा। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी कोकिला मैम। सर वो फिर 7th मारक भाव भी तो होता है सर। कोकिला मैम पूछिए। जी सर आपने मेरे क्वेश्चन से ये टॉपिक शुरू किया था। तो सर 159 के लॉर्ड का आपने जो बताया पॉइंट सिस्टम से, अगर दूसरी राशि उसकी 3 6 11 में हुई तो हम पॉइंट्स देके कर लेंगे जैसा आपने बताया ओवरऑल। पर अगर दूसरी राशि 8 12 में हुई तो 8 12 वाले रूल्स लगा के करेंगे उसको, है ना सर? बिल्कुल। दूसरी 8 में तो पर सर बेनिफिट हो गया ना फिर। नहीं, एक अच्छे में आ रही है, बेनिफिट में आ रही है, और दूसरी बुरे में आ रही है, तब के रूल्स मैं समझना चाह रही थी। तब भी तो अगर आपको हाँ सर, तो अगर दूसरी 8 में आएगी तो वो 8 वाले रूल्स लगेंगे। नहीं, क्योंकि फिर वो ऐसा है कि 5th लॉर्ड 8th लॉर्ड भी है तो बेनिफिट हो गया। हाँ जी वही कह रही हूँ सर। पर सर आपने ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि हमें ओवरऑल दशा के लिए तो करना ही नहीं है, वहां तो हमें सिंगल ही लॉर्डशिप लेके करनी है। ये तो केवल 12th लॉर्ड डिसाइड करते टाइम चाहिए होता है, अदरवाइज हमें ओवरऑल की जरूरत नहीं होती। हाँ एग्जैक्टली। तो आपने हमें ये बताया था जब हम 212 की देखते हैं लॉर्डशिप, अगर उसका जो कंजंक्टेड प्लैनेट होता है उसका ओवरऑल हमें निकालना होता है बस, अदरवाइज नहीं निकालना है। दशा तो ओवरऑल से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो दोनों भावों के अलग अलग रिजल्ट देगा जी। पर जस्ट फॉर आवर नॉलेज कि ये हमारा चार्ट का बेनिफिक मेलिफिक है, उसके लिए हम ओवरऑल निकाल के इस तरह से देख सकते हैं, पर उसकी उतनी नीड नहीं होती। जनरली देखो दशाओं में त्रिकोण के स्वामी हमेशा बेनिफिक माने जाते हैं, ठीक है। आपकी कुंडली में जो भी लग्न है, आपका जो त्रिकोण का स्वामी है वो आपकी कुंडली के लिए बेनिफिक माना जाता है, चाहे उसकी दूसरी लॉर्डशिप जिस भाव की भी है, पर वो आपको बेनिफिक रिजल्ट जरूर देगा, ये श्योर है।
चाहे उसकी दूसरी लॉर्डशिप हाँ, खराब उसके भी दे देगा, पर बेनिफिक रिजल्ट तो मिलेंगे ही ना, और आपको त्रिकोण लॉर्ड है। जी सर जी। एक बार और रिपीट कर सर दीजिए जैसे वर्गो लगन में, एक मिनट। सर वर्गो लगन में सैटर्न को अगर मैं पॉइंट्स दूं वो 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड है, तो वो तो +2 -2 न्यूट्रल हो गया। आप पर ओवरऑल अब क्या, देखोगे तो न्यूट्रल है, मगर वो आपको बेनिफिक रिजल्ट ही देगा। पर अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये शनि नेचुरल मेलिफिक भी है, तो ये मोर टुवर्ड्स न्यूट्रल ना होके मोर टुवर्ड्स मेलिफिक हो गया। नहीं होगा। वो त्रिकोण लॉर्ड आपका बेनिफिक होते हैं हर एक कुंडली के लिए। पर यहाँ तो वो न्यूट्रल हो गया सर, नहीं, तो उस वो तरीके से मैं क्यों देख रहे हो आप? त्रिकोण लॉर्ड बेनिफिक होते हैं, नियम याद रख लो। लग्न लॉर्ड और त्रिकोण लॉर्ड और ऑलवेज बेनिफिक, आपको उनकी दशा में ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, ये आप मान तो के दोनों चलो। देंगे वो, तो वो दोनों रिजल्ट देंगे वो दोनों पॉजिटिव भावों भी के और रिजल्ट देता है, इंडिपेंडेंटली अलग अलग देता है। और करेक्ट। रिजल्ट में आप फिर और भी देखना पड़ेगा, आपको मूल त्रिकोण राशि देखनी पड़ेगी बेसिकली, फिर अंतर दशाओं के बेस पर रिजल्ट देता है, पर वो दोनों भावों के रिजल्ट आपको देगा, तो आपको बेनिफिक रिजल्ट ही मिलेंगे। एक वो लग्न का फ्रेंड होता है, जब भी जो त्रिकोण का स्वामी होता है, तो लग्न का जो फ्रेंड होता है वो लग्न का बुरा नहीं करता कभी भी। प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है। आपका जो लग्न के जितने भी फ्रेंड होंगे, उसकी यदि मेलिफिक भाव की भी लॉर्डशिप है, तो उस पर्टिकुलर भाव के वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, नेगेटिव नहीं देते। जी सर। सर जैसे एक और आपका क्वेश्चन, 5th और 6th ये लॉर्ड हो गया, लग्नेश तो जी 5th और 6th लॉर्ड हो गया, जी तो सर, लग्नेश का फ्रेंड है ना वो, जी जी, तो लग्नेश का मरकरी का, फ्रेंड है, हाँ। त्रिकोण का स्वामी भी हो गया, वो आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा, वो छठे भाव के भी आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा, खराब नहीं देगा। अच्छा सर, एक और बताइए, लग्नेश के का मतलब क्या होता है? लगन लॉर्ड इनको फ्रेंड मानना चाहिए या ये लग्नेश को फ्रेंड मानने चाहिए? 5 और 9 के लॉर्ड्स, ऐसा इसका आपका मतलब एक समझे। आध केस है जिसमें अपोजिट है, बाकी बोथ वे होते हैं ज्यादातर। अदरवाइज नहीं, पर जहां ऐसा भी केसेस है कि अलग अलग है, तो फिर व्हाट इज द रूल हियर टू अप्लाई? रूल ये है कि आपको देखना पड़ेगा किसको किस रेफरेंस में देख रहे हो, कि हमने जैसे फ्रेंड में देखना होता है, फ्रेंडशिप जो देखी जाती है वो जनरली देखी जाती है कौन किसकी राशि में जाके बैठा है, तो आप जिसकी राशि में जाके बैठे हो वो आपका फ्रेंड है, तो फ्रेंड माना जाएगा। अच्छा, आप उसे क्या प्लैनेट जिस मानते हो? राशि में गया, ठीक जैसे है, आपका आप उसी, ठीक जिसकी है, राशि में जाकर बैठा है वो फ्रेंड साइन है आपके लिए, तो आप उसको ठीक है, फ्रेंड साइन ठीक, मानोगे, वो आपके लिए आप कंफर्टेबल होने चाहिए, उससे कोई नहीं मतलब है। जैसे कोई बुध की राशि में जाके बैठा 3 साइन में, तो वो प्लेनेट हाँ जी, आपको, वो प्लेनेट बुध को क्या मानता है इससे मतलब है, बुध उसको क्या मानता है वो नहीं देखना आपने। मैं किसी के घर में जाकर रुका, दुश्मन का घर भी है, मगर मुझे कंफर्टेबल है तो ठीक है, वो मुझे दुश्मन न मान रहा है कोई बात नहीं, पर मैं वहां पे कंफर्टेबल फील करूंगा। फ्रेंड साइन का मतलब होता है ऐसी राशि जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। चलो स्वाति पूछो। ठीक, थैंक यू सर। जी हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था, अभी आपने बताया था ना 2 और 12 हाउस के लिए प्लेसमेंट देखना होता है। हाँ अब जैसे टॉरस लगन की हमारी कुंडली है, हाँ तो उसमें जो 2 साइन में 3 है, हाँ, सेकंड हाउस और में 3 साइन है। हाँ, और 12 में 1 आ गया, हाँ है ना? हाँ लेकिन उसमें कोई भी प्लैनेट का हमारे प्लेसमेंट नहीं है, हाँ। तो उनकी जो सेकंड राशि है, हम्म। फिर कैसे डिसाइड करेंगे? मतलब हाँ प्लेसमेंट नहीं है हाँ, किसी भी मैं प्लैनेट डिसाइड का। बताता हूँ कि सेकंड लॉर्ड मरकरी हो गया। हाँ जी, अब आप देखो मरकरी कहाँ पर जाकर बैठा है। मरकरी अपनी मतलब, अच्छा, जाके कहाँ बैठा है? या वो किसके साथ बैठा है ये देखो सबसे पहले। सन के साथ बैठा है वो। सन के साथ बैठा है, तो सन की लॉर्डशिप कहाँ की है? उसके अंदर चौथे भाव की लॉर्डशिप होगी, हाँ जी, हाँ जी, तो सन न्यूट्रल है, हाँ जी। इसलिए मरकरी एज ए सेकंड लॉर्ड न्यूट्रल होगा। अच्छा, एज ए और सुपर। और सन के अपना साथ ये, नहीं बैठा होता भाई दी वो, हाँ अकेला बैठा होता, हाँ, तब हम देखते हैं मरकरी की दूसरी राशि किस भाव में है। दूसरी राशि 5वें तो भाव में है। 5वें भाव में आ गई, तो 5वें उसके भाव साथ। में 5th लॉर्ड बेनिफिक होता है, तो वो सेकंड लॉर्ड भी बेनिफिक हो जाएगा, अच्छा ये नियम है। अच्छा, और 12 का, अच्छा 12 का कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ 12 12 का में, सेम वे में डिसाइड करना है। 12th लॉर्ड मार्स है,
हाँ जी, अब मार्स देखो किसके साथ जाके बैठा है। मार्स राहु के साथ जाके बैठ गया। नहीं, राहु को छोड़ दो, राहु को नहीं देखते। अच्छा अच्छा, तो राशि कौन सी है, किस राशि में बैठा है ये देखो। 12 राशि में 12 बैठा है साइन वो। वो उसका अब जुपिटर की राशि में बैठा है वो, हाँ, गुरु की राशि में बैठा है। और गुरु देखो फिर अब उस कुंडली के लिए बेनिफिक है या मैलिफिक है। मैलिफिक हो गया वो तो, 8 हाउस में आ रहा है ना उसका साइन। 8 हाउस में मैलिफिक आ गया ना, 8 और 11 में, तो ये हाँ, मैलिफिक हो गया। इसका मतलब मार्स एज ए 12th लॉर्ड। अच्छा अच्छा, ये ओके ये नियम है। ओके ओके। थोड़ा बहुत टाइम आसान लगेगा इसको। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी मेरा पूरा दिमाग ऐसे घूम इतना गया। आसान थोड़ी है एस्ट्रोलॉजी, ये किसी भी स्टडी से भी डिफिकल्ट। पूरा अदरवाइज बहुत ज्यादा। सर हाँ ये मिथुन लग्न की कुंडली में हाँ 8th और 9th लॉर्ड सैटर्न हो जाता है, जी सर। और है, और 9th हाउस में अगर उसका प्लेसमेंट हुआ तो भी वो एक्सट्रीम मैलिफिक का रोल प्ले करता है, सो फॉर एज द 8th हाउस इज कंसर्न। नहीं सर, वो 8th 9th लॉर्ड हो गए, 9th में बैठ गया तो एज पर कंसेप्ट तो वो बेनिफिक हो गया। कंसेप्ट वाज बेनिफिट, बट एज प्रैक्टिकलिटी में ओके अपने से सेकंड है हाँ। और 6th नहीं, हाउस को उनके राशि में बैठा है तो सर अपने से सेकंड मत मानो, उसे स्वयं राशि का भी हो गया ना वो। सर हो तो गया, मगर मूल वही, त्रिकोण राशि में बैठा है यार, वो मेनली मूल त्रिकोण के रिजल्ट देने चाहिए उसे। लेकिन सर शनि की महादशा, शनि का अंतर होते ही डेथ। नहीं, वो उसका सर और भी रीजन हो गया होगा। नहीं, 6th हाउस में लग्नेश 6th हाउस में है और 6th हाउस पे एस्पेक्ट आ गया उसका हाँ ठीक है, लग्नेश पर, तो वो मैं कह रहा हूँ ना कि वो दूसरा रीजन हो गया, शनि रीजन नहीं हुआ। बट प्लेसमेंट इज आल्सो सर प्रैक्टिकलिटी में। नहीं वो सर वन ऑफ द केस है, बाकी इन जनरल जो कंसेप्ट ये है कि जो 8th लॉर्ड इन ओन साइन जी 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 नहीं होता सर, वो नीच का बेनिफिक टर्न बन रहा है तो 8th लॉर्ड इन ऑन साइन वो बेनिफिक ही माना जाता है। नॉलेज प्रोस्पेक्टिवली सर। और वैसे ही स्कॉर्पियो असेंडेंट में 8th लॉर्ड मरकरी मिथुन राशि का हुआ और 11th में कन्या राशि में स्टेशन हुआ। वो तो बहुत मैलिफिक है सर, चाहे वो अपनी राशि में बैठा है तो भी, बिकॉज बेनिफिक वही नहीं है लॉर्डशिप ही। हाँ, वो फॉर इनकम पर्पसेस इट इज गुड एनफ, बट फॉर अदर 8th पर्पस इट इज हाईली मैलिफिक, हाईली मैलिफिक है। राइट सर? जी सर, जी सर। तो प्लेस सर कुछ प्लेसमेंट का भी कुछ आप कोर्स करें कि जैसे लघु पाराशरी में भी कहीं कहीं है ना कि काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस लॉर्ड जुपिटर और 12th हाउस, उसका प्लेसमेंट अगर नहीं 10th हाउस में हो जाए तो गलत होता है। प्लेसमेंट पे तो सारा सर निर्भर ही करता है, पूरा का पूरा प्लेसमेंट पे। तो दशाएं, लॉर्डशिप तो एक पार्ट है, प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दशाओं के रिजल्ट में। कहाँ पे प्लेनेट बैठा हुआ है, सारे नियम उसी पे बेस्ड हैं, कितनी उसकी डिग्री है। हाँ, अवस्था उनकी और अवस्था और उनके प्लेसमेंट से सारा खेल बदल जाता है। बिकॉज दशा रिजल्ट दो कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं, नंबर 1 ओनरशिप और सेकंड वन इज द प्लेसमेंट एंड कंडीशन ऑफ द प्लेनेट। राइट सर। जी जी सर आपसे सीखने को बहुत मिलता है। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, आई हैव 2 क्वेश्चंस सर। एक जैसे स्कॉर्पियो असेंडेंट में आपने भी बताया कि मरकरी इज एन एक्सट्रीम मेलेफिक प्लैनेट, राइट? और सर वो जाके सेकंड हाउस में बैठ जाए और उसका प्लैनेटरी एक्सचेंज हो जाए विद जुपिटर इन 8th हाउस। अब जुपिटर का एस्पेक्ट इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव, बट अब वो 8th हाउस से बैठ के देख रहा है, प्लैनेटरी एक्सचेंज भी रहा, तो उसका क्या मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव है सर, क्या है? खलियोग भी बन रहा है? नहीं, कलियोगी है वो तो, जुपिटर 8th हाउस में वैसे भी अच्छा नहीं होता। बट सर आपने एक क्लास में भी बताया था कि जब जुपिटर सेकंड हाउस को देखे तो इट्स गुड फॉर मतलब एक एस्ट्रोलॉजर के लिए। एस्ट्रोलॉजी का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जुपिटर इन ऑलरेडी इन 8th हाउस एंड एस्पेक्टिंग सेकंड हाउस। तो एस्ट्रोलॉजी कोई बहुत बढ़िया चीज थोड़ी है, आप खपते रहोगे और सीखना बड़ा मुश्किल है। 10 साल लग जाएंगे तभी भी नहीं सीखोगे। 10 तरह की एस्ट्रोलॉजी पढ़ लोगे तभी भी एंड में यही सोचोगे यार प्रेडिक्शन हो नहीं रही। मतलब एक IAS ऑफिसर बनना आसान है, एस्ट्रोलॉजर बनना मुश्किल है। तो वो IAS की तैयारी करनी चाहिए। नहीं, शनि का यदि कोई इन्फ्लुएंस आ गया ना, ट्रांजिट आ गया, तो वो 2.5 साल तक इतना रगड़ेगा, तब जाके आप कहीं वो बनोगे। पर इट इज ए गुड कॉम्बिनेशन। आपको जुपिटर यदि सेकंड हाउस को देख रहे हैं तो आपके मुंह की कही हुई बातें
वो आपको काफ़ी ज़्यादा सही होंगी, आपकी वाणी के अंदर वो सत्यता होगी और आप जो कह दोगे वो बातें हो जाएंगी। इसीलिए 8th और 2nd का कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड फॉर द एस्ट्रोलॉजी। अब सर इसमें एक कंडीशन आ जाए, सपोज कि जुपिटर रेट्रो भी हो गया, अब तो वो और क्या करेगा, खराब करेगा अच्छा करेगा? हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब है वो, जब उसकी दशा आएगी। हाँ, क्योंकि जुपिटर बेनिफिक प्लेनेट आपके हेल्थ के लिए खराब होते हैं। जुपिटर इन 8th हाउस हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, मगर ये मान के चलो आपका जो पितरों का बड़ा, जिसकी भी कुंडली में है पितृ बड़े खुश होते हैं उससे, उसी की कुंडली में जुपिटर 8वें भाव में आकर बैठता है, पितरों का आशीर्वाद होता है उसके ऊपर। तो वो इसलिए भी एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन पता है क्यों माना जाता है इसे, क्योंकि जुपिटर जब 8वें भाव के अंदर किसी भी नेटिव की कुंडली के अंदर बैठता है तो जुपिटर 8वें भाव में बैठने का मतलब उस पर्सन पर पितरों का, ट्रेडिशंस का, पिछले जन्म की सारी चीज़ें वो एज इट इज़ लेकर आता है। तो आप एस्ट्रोलॉजी का काम शुरू कर रहे हो तो ये मान के चलो आप पिछले जन्म में भी एस्ट्रोलॉजर थे। जुपिटर यदि आपके 8वें भाव के अंदर है तो वो आपका पहली तो पितरों का आशीर्वाद देता है, दूसरा आपका क्या करता है, पिछले जन्म की इस तरीके से ऑकल्ट या हिडन कोई भी आपके अंदर नॉलेज लेके आप बॉर्न हो गए। और तीसरा कॉम्बिनेशन है कि जुपिटर इन 8th हाउस हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उसको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जीव कारक माना जाता है। और जीव कारक अभी यदि आपका रंध्र भाव के अंदर जाकर बैठ गया तो आपकी हेल्थ से रिलेटेड अनसर्टेनिटी विल बी देयर। पता नहीं होगा, कभी भी पर्सन सडनली बीमार हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर बीमार हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मगर मतलब वो यही ढूंढता रहेगा मैं क्यों बीमार हुआ, गला खराब क्यों हुआ, मैंने ठंडा पानी भी नहीं पिया, कपड़े भी पहन रखे थे, और उसको ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि नॉर्मल नहीं होती। और जुपिटर के साथ केतु भी हो जाए सर? केतु तो धार्मिक बना देता है सर, और एस्ट्रोलॉजी का भी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। वो साधु संत इस तरीके का बंदा बन सकता है, सन्यासी बन सकता है, या उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ पूरी तरीके से डाइवर्ट कर देता है केतु। सर एक और क्वेश्चन सा पूछ लें? हाँ जी, हाँ जी सर। जैसे स्कॉर्पियो असेंडेंट में ही जैसे लगन लॉर्ड इज ऑलवेज बेनिफिक, उसमें ये 6th लॉर्ड भी होता है, राइट? नहीं, क्या आपका सर इन स्कॉर्पियो लगन जो मार्स है इज अ लगन लॉर्ड एज वेल एज 6th लॉर्ड, ओके, पोजिटेड इन द 9th हाउस, हाँ, बट डेबिलिटेटेड। अच्छा ठीक है, वो डेबिलिटेटेड ही होगा 9th हाउस। तो सर ये अच्छा माना जाएगा, क्योंकि लगन लॉर्ड हम बेनिफिक मानते हैं और वो जाके त्रिकोणा हाउस में बैठ गया बट डेबिलिटेटेड हो गया, तो इसको सर इज इट गुड? नहीं, ऐसा होता है ना कि डेबिलिटेटेड हो गया तो खराब तो हो ही गया, बट लगन लॉर्ड इज ऑलवेज बेनिफिक एंड इन त्रिकोणा हाउस लगन लॉर्ड ऑलवेज बेनिफिक का मतलब ये थोड़ी है कि वो डेबिलिटेड होगा तो बेनिफिक, वो उसकी नेचर बेनिफिक है, मगर जब आप उसके रिजल्ट देखोगे तो उसका डेबिलिटेशन आपको कंसीडर करना पड़ेगा ना। एक्चुअली बेनिफिक टर्म का मतलब ये थोड़ी है वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और त्रिकोणा हाउस में होने से उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी। हाउस प्लेसमेंट इज गुड और वो आपकी कुंडली के लिए बेनिफिक भी है, दैट इज आल्सो गुड, मगर वो डेबिलिटेड नीच का हो गया ना, तो नीच का प्लेनेट तो आपको फेवर नहीं करेगा। आपको जो 5 स्टार हॉस्पिटल में जमा हो गया ना, 5 स्टार हॉस्पिटल में बेड पे बैठा हुआ है, कंडीशन ही है ना कि उसके अंदर आपको रिजल्ट देने की पावर नहीं है ना उस प्लेनेट के अंदर। वो आपकी ऐसी सिचुएशन में, नीच के का मतलब ऐसी सिचुएशन में जहाँ वो खराब परिस्थिति में है, जैसे सर बोल रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में जाके बैठ गया, तो वो उस कंडीशन में आपको रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं होगा। उसको नवांश में देखिए, यदि इम्प्रूव होगा नवांश के अंदर तो वो फिर आपको कुछ रिजल्ट दे पाएगा, अदरवाइज वो नीच का प्लेनेट के अंदर आपको बेनिफिक रिजल्ट देने की वो नहीं होती। ओके सर ये कितनी वास्ट है एस्ट्रोलॉजी सर, समझ ही नहीं आता सर कितनी वास्ट है ये सर। ऐसे है वो, हमें केन राव सर पढ़ाया करते थे, वो कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी, वो ही नहीं कहते थे, बुक में भी लिखा हुआ है कि एस्ट्रोलॉजी पूरी सीखने के लिए 3 जन्मों की जरूरत पड़ती है, 300 साल की। सर मतलब अभी स्टार्ट करिए तो सर 3 जन्म में याद रहेगा, मतलब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पिछले 2 जन्मों से। नहीं, आपने क्या पता पिछले जन्म में राशियां सीखी हो, इस बार कुछ सीखोगे तो अगले जन्म में सर आपका ही 3rd जन्म है। नहीं, मेरा पता नहीं कौन सा जन्म है, भगवान जाने, पर ये भी 3 जन्मों की जरूरत। आप करिए ऐसा, वो मत करिए, और चीजों को थोड़ा आप करते रहेंगे तो आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सब लोग कितने इयर्स लगते हैं सर एस्ट्रोलॉजी करने में? एस्ट्रोलॉजी सीखने में सर कितने इयर्स लगते हैं? नहीं, ये आपको अनलिमिटेड है। आपको मैं बताऊं कि
मैं तो पता नहीं कब से कर रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर से तो मैं 24 आवर यही काम करता हूँ। अभी कितने बज रहे हैं देखो, इससे पहले मैं 2-3 घंटे की क्लास लेके आया हूँ, उससे पहले मैंने एक क्लास ली है, 10-11 बज रहे हैं, अभी तक मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ आपके सामने बैठ के। सर हैट्स ऑफ टू यू। सर जो आपने जुपिटर का रिजल्ट बताया, वो जुपिटर एस्पेक्ट करे 8th हाउस को तो भी वही होगा? नहीं, 8th को एस्पेक्ट करे तब क्यों होगा, मैं तो 2nd हाउस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, प्लेसमेंट होगी तभी वो रिजल्ट। 8th में प्लेसमेंट है, एस्पेक्ट से नहीं मतलब है। एस्पेक्ट तो बेटर होता है 8th में। एक्चुअली जुपिटर वहां पर 8वें भाव के अंदर शुभ ग्रह है आपका, उसका प्लेसमेंट बहुत ज्यादा खराब हो गया ना एक तरीके से। और सर अगर वो 8th को एस्पेक्ट करता है तो क्या करेगा? 8th को एस्पेक्ट करेगा तो 8th भाव को ठीक करेगा, वो 8th भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस आपके बेटर होंगे। यदि लॉर्डशिप अच्छी है तो, उसकी लॉर्डशिप खराब है तो फिर नहीं होगा अच्छा। ठीक। लेकिन सर एक चीज और भी तो है ना, वो स्थान हानि करे जीवा, वो 8वें में जाके बैठ गया तो वैसे ही और भी एक मुसीबत है वो। नहीं, वो तो हेल्थ रिलेटेड है ही सर, वो भी मुसीबत है जो आप बता रहे हो, वो तो है ही कि जीवा स्थान हानि तो नहीं करता, वो तो सेंटेंस थोड़ा वो प्रॉपर उसमें नहीं है। उसका मतलब यही होता है कि उस भाव से रिलेटेड पर्सन के अंदर घमंड आ जाता है। जो जुपिटर जिस भाव में जाकर बैठता है तो वो आप उसे उस परस्पेक्टिव में लो कि वो एक गुरुदेव है, और गुरु जिस भी भाव के अंदर जाएंगे, गुरु के अंदर अहम होता है, सद्गुण होता है उसके अंदर, तो उसको ये अहम होता है कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर कमी नहीं है, तो वो इस चीज़ को अपने अंदर एक वो घमंड बना लेता है इस चीज़ का। तो वो घमंड होता है जहाँ पे भी गुरु बैठता है उस भाव से रिलेटेड। और मगर मगर आप तो बहुत सहज हैं सर, है? आप तो बहुत ही सहज हैं। नहीं, मैं उतना गुरु नहीं हूँ जी, मैं तो एक मैं गुरुओं की बात कर रहा हूँ तो एक सामान्य बात कर रहे हैं सर। नहीं, मैं उस लेवल का गुरु नहीं हूँ। मैं तो एक नॉर्मल 2-4 चीज़ें आती हैं वो आप लोगों के साथ मिलकर शेयर करके मैं भी सीख जाता हूँ थोड़ा बहुत, इतना कुछ है। बाकी तो इन जनरल जिसके अंदर भी ज्ञान होता है वो उसके अंदर मानता है आपकी सर सतोगुण का अहंकार तो सबसे बुरा होता है। हाँ, सत्वगुण का अहंकार होता है गुरु के अंदर। 3 तरीके के गुण है ना आपके, उसमें सत्वगुण में ये कमी है एक्चुअली, इसीलिए कहते हैं इंसान में सभी गुणों का मिक्सचर होना चाहिए। सत्वगुण वाले के अंदर ये कमी होती है, उसको ये घमंड हो जाता है मैं तो, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं तो बहुत सीधा हूँ, भगवान की पूजा करता रहता हूँ, कोई गलत कर्म नहीं किए जिंदगी के अंदर, सारे शास्त्र मुझे याद हैं, सारा ज्योतिष मुझे याद है, और सब मैं तो बिल्कुल सही पथ पे चल रहा हूँ, इसलिए मेरे घमंड है, मैं दुनिया को दुनिया नहीं समझूंगा। बाकी लोगों में कमियां ढूंढता रहूंगा कि तुम्हारे अंदर तो ये कमी है, मेरे अंदर तो ये कमी नहीं है, ये उसके अंदर घमंड आ जाता है। इसलिए जुपिटर जहाँ पे भी प्लेस्ड होता है, ऐसा कहा जाता है कि उस भाव से रिलेटेड पर्सन के अंदर एक एम क्रिएट हो जाता है बगैर मतलब का, और वो इसलिए उस भाव की हानि करता है। सर मान लीजिए सेक्रेटेरियस, जैसे अभी ये जो चर्चा चल रही थी, राजीव सर ने बोला कि जीवो जहाँ पे बैठता है कारक वो नाश करता है। अब 8th हाउस में यदि सेक्रेटेरियस लग्न में, मतलब उसमें एक नियम ये भी तो है ना कि यदि उस पर मैलेफिक इन्फ्लुएंस होगा, यदि जहाँ पर कारक बैठा है, गुरु बैठा है, और उस पर यदि मैलेफिक इन्फ्लुएंस होगा स्वयं पर, उस हाउस पर, तभी वो इम्पैक्ट करेगा ना, अदरवाइज ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। नहीं मतलब 8th हाउस में प्लेसमेंट अपना खराब ही होता है, किसी का चाहे एक्सपेक्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो। 8, 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह जाता है तो वो उसकी कमी आ जाती है कारकत्वों में। एक और इसके आगे सर, 8th हाउस में जुपिटर के साथ में यदि मरकरी भी है और एसेंडेंट सेक्रेटेरियस है, नहीं वो उस तरीके से वो मरकरी है, वो लॉर्डशिप जो भी है वो दोनों बर्बाद है, फिर मरकरी भी बर्बाद है, वो भी बर्बाद है। सर डिफरेंट प्लैनेट्स 8th हाउस में कैसे बिहेव करते हैं, उस पे कोई करेंगे आप क्लास, या मतलब डिफरेंट हाउसेस में डिफरेंट प्लैनेट्स? क्लास तो देख लेंगे, हम तो चल ही रहे हैं, जिस चीज का नंबर आएगा वो कर लेंगे, उसमें क्या है। सर जैसे हमने जुपिटर का डिस्कशन कर लिया, अगर हम वीनस का डिस्कशन करें इस तरह से, आपने देखा सर अमिताभ सर के तो 8th भाव में काफी सारे प्लैनेट्स बैठे हैं। ऐसा है कि जो अमिताभ बच्चन की कुंडली को उसके इवेंट के हिसाब से जबरदस्ती जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग कि वो सारी चीज़ें सही आ जाती हैं उसकी कुंडली में, ये योग बन गया, ये नीच बंगराज योग बन गया, वैसी कुंडली किसी दूसरे पर्सन की होगी उसमें नहीं होंगे। उसके कई सारे रीज़न होते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन की कुंडली को अच्छा लोग बता रहे हैं। अमिताभ बच्चन से जाके पूछो कि उसकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही है,
हम क्या करते हैं Correct. कि हम जो वो जिस चीज को देखना चाहते हैं देख लेते हैं कि वो बंदा खाना नहीं खा सकता कितने सालों से, उसके हेल्थ के कितने इश्यूज हैं, कितनी मेडिसिन लेता है, कितनी कंट्रोल्ड वे में उसको लाइफ जीनी पड़ती है, तो वो क्या एंजॉय कर रहा है क्या लाइफ को? अब आप कंसीडर करें कि हम कष्ट किसे माने और सुख किसे माने, तब उसकी वेल डिफाइंड हो तो पता चलेगा उसकी लाइफ थोड़ी है। कोई बंदा लाइमलाइट में है इसका मतलब नहीं है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। हो सकता है ये आप सही है बहुत खुश सर. हो, मैं बहुत खुश हूँ उसके कंपैरिजन में। 8th हाउस में उसके 5 प्लैनेट है, उसकी लाइफ कभी स्टेबल नहीं रही है किसी भी स्टेज पे। उसको डिजीजें कितनी, फैमिली लाइफ भी उसकी डिस्टर्ब थी यंग एज के अंदर। इसके बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, जब से एक्सीडेंट हुआ उसकी इंस्टेंटाइन पार्शियली हटा दी गई है, वो कोई इनटेक नहीं कर सकता फूड का किस तरीके का, डॉक्टर्स का पूरा परमानेंट वो रहता है, तब वो अपनी लाइफ जी रहा है। तो वो एक एज ए स्टार होना अलग बात है, हम अट्रैक्ट होते हैं, मगर वो सेल्फ पर्सन किस तरीके की लाइफ गुजार रहा है वो 8th हाउस का उसके अंदर रोल है बहुत ज़्यादा। जी सर. अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज देयर, कभी उसकी लाइफ सर्टेन नहीं रही किसी भी स्टेजेस पे, काफ़ी अप डाउन हुए हैं। पॉलिटिक्स में आया, फिर वो राजीव गांधी से उसकी वो हुई, इसके बाद उसकी कंपनी बर्बाद होगी, फिर वो थोड़ा रिवाइव हुआ, तो इस तरीके की चीज़ें अप डाउन चलते रहते हैं। तो 8th हाउस शोज द अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी आप देख लो उसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा है। सर एक चीज और, जैसे स्कॉर्पियो एसेंडेंट में वो मार्स जो है लग्न लॉर्ड है, और वो मार्स 12th हाउस में बैठ गया, तो अब हम 6, 8, 12 तो वैसे ही बुरा मानते हैं, मार्स वहां और बैठ गया, तो इसका मतलब फिर वो मार्स लग्न लॉर्ड होकर के भी बेनिफिक होने की बजाय उल्टा ही हो गया। नहीं सर, वो तो बेनिफिक तो है ही, वो तो बेनिफिक है। अब क्या होगा देखिए सर, समझिए चीज को, 12वें भाव को अच्छा कर दिया, खुद खराब हो गया। 12वें भाव को अच्छा कर दिया अब और समझे खुद जरा, मैं खराब हो आपको गया। एक सेंटेंस बोल रहा हूँ ये कि बात समझ नहीं आई सर, क्योंकि सो कॉल्ड मंगल दोष भी हो गया। नहीं, वो मंगल दोष को छोड़ दो सर, वो एक लग्नेश अलग की चीज तरह है, नहीं सर। वो एक अननेसेसरी हाइप्ड चीज है। मंगल दोष जैसी कोई चीज होती नहीं है, और वो तो वैसे ही हाइप कर रखा है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स को लोगों से पैसे खींचने के लिए कुछ तो तरीका चाहिए, तो मंगल दोष क्रिएट कर दिया। दुनिया में 50% लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, क्योंकि 6 भावों में मंगल है, तो 50% लोग जो पैदा होते हैं मंगल दोष लेके पैदा होते हैं, और चंद्रमा से निकालोगे तो 75 to 80% लोगों की कुंडलियों में मंगल दोष होता है, तो उसे क्या दोष मानना। अब क्या होता है सर, नियम यह है कि आपका कुंडली के अंदर जिस भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाता है वो प्लेनेट कमजोर हो जाता है, ठीक है सर। इस भी कुछ अच्छा जिस स्वामी, भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाए वो प्लेनेट कमजोर हो जाता है, यह नियम है। अच्छा तो मार्स खुद ही कमजोर हो गया। हाँ, और ओके, जिस भी भाव में 6, 8, 12 के स्वामी चले जाएं वो भाव खराब हो जाता है। जिस भी भाव में 6, 8, 12 के स्वामी चले जाएं, ओके ठीक है, ये उसका कन्वर्स हो गया। हाँ, और तीसरा नियम, जिस भी भाव में त्रिकोण के स्वामी जाकर बैठ जाएं वो भाव इंप्रूव हो जाता है। सर इसका एक पीडीएफ ही दे दो ना, ये तो आज तो मतलब नहीं, इतने PDF सारे में नियम नहीं है हो सर, गए। मैं आपको बता रहा हूँ PDF में नहीं है ये चीजें, ये मैं आप मेरे से डिस्कस कर रहे हो तो जो दिमाग के अंदर पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है, वो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ये आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी जो मैं बातें बता रहा हूँ। नहीं ये बात तो ठीक है सर, इसीलिए कह रहा हूँ एक पीडीएफ ही मिल PDF जाए सर तो। वो इतने बनाना पॉसिबल नहीं होता। आप इसको आप नोट कर लेना, जो मैं ये 3 नियम बता रहा हूँ, बड़े सिंपल जी नियम जी है। समझ गया सर, समझ आपकी गया। कुंडली के अंदर जहां पर भी 6, 8, 12 में जिस भी भाव का लॉर्ड चला जाता है, जो प्लेनेट, वो प्लेनेट कमजोर हो जाता है। जैसे किसी का लग्नेश 6, 8, 12 में चला जाए तो लग्नेश कमजोर हो गया, उसको इवन जो हम रेमेडीज में जैम वगैरह पहनाने होते हैं वो भी नहीं पहनाते, ठीक है, वो पीड़ित हो गया लग्नेश। फिर यदि 6, 8, 12 के लॉर्ड किसी प्लेनेट के साथ युति कर लें, किसी भाव के अंदर बैठ जाएं, उन भावों को या उन प्लेनेट को कमजोर कर देते हैं, ये इसका रिवर्स रूल है। तीसरा रूल, कुंडली के 159 के लॉर्ड जिस भी भाव में जाकर बैठते हैं उस भाव को अच्छा कर देते हैं। तो जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो उसमें लग्न लॉर्ड मार्स 12वें भाव में गया तो मार्स तो कमजोर हो गया, मगर 12वां भाव मजबूत हो गया, ये है इसका मतलब।
जो आपका लग्न लॉर्ड कमजोर हो गया क्योंकि वो 12वें भाव में जाकर बैठा है, मगर ड्यू टू प्लेसमेंट ऑफ लग्न लॉर्ड इन 12th हाउस आपका 12वां भाव मजबूत हो गया, तो उस पर्सन को 12वें भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस के बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो 12वां भाव के सिग्निफिकेशन के बेटर रिजल्ट मतलब वो उसका व्यय और ज्यादा बढ़ता जाएगा, खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो ये बढ़ेगा सर, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का है, 12th हाउस फॉरेन का है। आज के जमाने में व्यय का थोड़ी है 12th हाउस। 12th हाउस तो आजकल कमाल का हाउस है, सबसे बढ़िया हाउस 12th है, सारी दुनिया उसके लिए घूम रही है। आपकी वर्ल्ड के अंदर जो भी क्रांति है वो 12th हाउस है। हर कोई चाहता है मैं फॉरेन चला जाऊं। सर 6 लॉर्ड कमजोर होने से उसके झगड़े झंझट लोन कम हो जाएंगे, और ऊपर से वो भी तो एक प्लस पॉइंट है। वो हेल्थ से रिलेटेड इश्यू आएंगे सर। 12th लग्न लॉर्ड इन 12th हाउस में ये होता है कि पर्सन को दूर जाके काम करना पड़ता है, फॉरेन जाने का कॉम्बिनेशन है, अवे फ्रॉम होम, उसकी लग्न का डिस्प्लेसमेंट शो करता है। सर एक क्वेश्चन और जानना चाहता हूँ, आंसर कर दें प्लीज। इस साइटेरियस असेंडेंट में इस मंगल 12वें और पंचम दोनों का स्वामी होता है, तो ऐसे में मंगल त्रिकोण का स्वामी होकर के अगर केंद्र में आता है 4, 7, 10 में, तो उसकी पोजीशन क्या होती है? लग्नेश से एस्पेक्ट हो, कंजंक्शन हो, तो 12th हाउस के रिजल्ट भी बेटर देगा। 12th हाउस में आप समझ ही रहे, 12th हाउस में सारे ग्रह पहुंच गए और उनका स्वामी मंगल आके केंद्र में बैठ गया, एस्पेक्टेड बाई लग्न लॉर्ड। एजुकेशन हो सकती है सर बाहर, इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट वगैरह में पैसे खर्च कर सकता है और डुबा भी सकता है। अच्छा, वो तो ना डुबाए हैं ना लगाए हैं, लेकिन फिफ्थ एज ए फिफ्थ लॉर्ड सन की पोजीशन वो हो सकती है पुत्र की। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सर एक्वेरियस वृश्चिक लग्न में 8वें और 11वें भाव का ग्रह बुध पंचम भाव में बैठा हुआ है पाप कर्तरी योग में, तो ये कैसा फल देगा सर? 5वें भाव को बर्बाद कर देगा। अच्छा, वैसे धनयोग है जी, तो मेटेरियलिस्टिक वे में उतना वो नहीं है, मगर 8th और 11th लॉर्ड यदि 5th हाउस में चला गया तो 8th लॉर्ड 5th हाउस कॉम्बिनेशन बेसिकली है और फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो, और ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट संतान आपकी गर्ल और बच्चे ना, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। और मगर धनयोग है तो पैसा आपको मिल सकता है। 8th लॉर्ड का 5th हाउस में प्लेसमेंट इज नॉट गुड फ्रॉम एजुकेशन एंड प्रोजेनी पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, सर ये डिसाइड कैसे करेंगे सर? इफेक्ट जो मेटेरियलिस्टिक इफेक्ट करेगा या हेल्थ इशू करेगा या अदर साइड में इफेक्ट करेगा? नहीं, 8th लॉर्ड तो सभी तरीके के इफेक्ट करेगा। ये धनयोग 11th लॉर्ड के होने से 11th लॉर्ड इन 5th हाउस धनयोग भी फॉर्म कर रहा है, तो थोड़ा बहुत पैसा दिलवा सकता है। सर मैं आपको बताऊं, मेरा 8th लॉर्ड 5th में बैठा है उच्च का, और मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ, उसके बाद एक और मिसकैरेज हुआ। बता दिया ना मैंने आपको अभी सूत्र, आप कंफर्म कर रहे हो, मैं कितनी कुंडलियों पे देखा हुआ है। यस और सर एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हो पाई, शादी बहुत जल्दी हो गई थी 17-18 इयर्स। प्रूव कर रहे हो उसको जो मैंने बोला है, उस सेम सेंटेंस को। इसीलिए तो सर आपको गुरुजी कह रहे हैं सब लोग। नहीं, वो तो जब गुरुजी वगैरह तो अपनी जगह है, बाकी जो भी थोड़ा बहुत कराते कराते एक्सपीरियंस हो जाता है। मनाली मैम। सर मेरा भी इसी स्कॉर्पियो लगन से था क्वेश्चन, एक छोटा सा। आज तो सब स्कॉर्पियो वाले ही हैं सर। अब मैं एंड करूंगा इस क्वेश्चन के बाद, अब पूछ लो। हाँ सर मुझे पूछना था कि यहाँ पे जुपिटर स्व राशि में, मतलब लग्न कुंडली है कन्या लग्न का, ठीक है, और जुपिटर स्व राशि में मतलब 12 लिखा है साइन, तो जुपिटर लॉर्ड हुआ और वो 7th हाउस में है राहु के साथ, और राहु रेट्रोग्रेड दिखा रहा है। हाँ, तो इसमें जुपिटर राहु का गुरु चांडाल योग मैं ऐसे ही कर दूं या फिर डिग्री का मैं देख के फिर ये करूं, और इसका क्या फल रहेगा? नहीं, डिग्री का भी है, वो अच्छा नहीं है जुपिटर। हाँ, गुरु चांडाल दोष हो रहा है ना। गुरु चांडाल को छोड़ दो तो भी एक्चुअली 7th लॉर्ड जुपिटर मारक होता है एक्सट्रीम लेवल का। ओके
तो ये 7th हाउस में है, स्वराशि में है। एक्सट्रीम लेवल का मारक हो जाता है स्वराशि में 7th हाउस में होके। अच्छा तो कैसे? जब उसकी वो उस टाइम पर मारक की दशा आएगी और उसकी जब एज हो जाएगी तो ये पता नहीं चलने देगा। जैसे ऐसे होते हैं ना लोग। किसकी कुंडली है पहले ये बताओ? सर मेरी है। अरे कितनी एज है आपकी? सर 37। आई एम मैरिड विद अ किड। फर्क नहीं पड़ता, मैरिज होने के बाद कम हो जाता है इसका कष्ट। अच्छा ओके। 7th लॉर्ड है ना? 7th लॉर्ड तो पति देव भुगतेंगे थोड़ा बहुत। किस ये मतलब सर आप समझाते बहुत अच्छा है। नहीं डांटते? हाँ सर। हस्बैंड को डांटते हो थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा बहुत तो होता है। देख लो हमने बता दिया ना आपको। चलो सर वो भी तो जुपिटर की राशि है उनकी, मतलब वो फिर भी थोड़ा बहुत उससे कम हो गया ना आपका जो मारक हाँ कम हो गया। अच्छा ठीक है, थैंक यू। सर मारक भाग का सर क्या इफेक्ट करता है सर? चलो अभी अब ये तो एंडलेस फिर बताते हैं। नमस्कार सर। में पूछ लेना अब। आज मैं सर नमस्कार, गुड नाइट। ओके सर आप बात कर रहे हो सर? थैंक यू सर। 4-5 घंटे हो गए हैं। हाँ सर। मुझे ना वो नमस्कार, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है ना। थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑब्लाइज्ड। अच्छा ठीक है, वही पूछना था मुझे। और लास्ट अगली क्लास में पूछूंगी जो अभी मुझे थोड़ा कंफ्यूज है। चलो ठीक है, सबको नमस्कार। गुड नाइट, थैंक यू। जल्दी मेरे काम भी कर दो ना सर। मैरिज की क्लास फिर से शुरू कर दी है आपने?